नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश स्पेशल सामान्य अध्ययन के बारे में। आपको पता होगा आपकी जो परीक्षाएँ लगी हुई हैं, चाहे लेखपाल की परीक्षा हो या फिर जूनियर असिस्टेंट की हो या स्टेनो की परीक्षाएँ हों, हर परीक्षा में सवाल पूछे जा रहे हैं यूपी स्पेशल से 20 अंकों के और काफ़ी गहराई से पूछे जा रहे हैं इस समय। साथ ही साथ करंट अफ़ेयर्स भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, योजनाएँ उत्तर प्रदेश की और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई नीतियाँ, सभी से सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करेंगे यूपी स्पेशल में जिलावार, ठीक है? जिलावार अध्ययन और ये एमसीक्यूज़ के फॉर्म में देखेंगे। जिस प्रकार से आयोग आपसे सवाल पूछ रहा है, कुछ उसी प्रकार के एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे, ठीक है? एक से। अच्छा इसकी पीडीएफ आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे? पीडीएफ एक तो एप्लीकेशन में मिल जाएगी, जो आपका बैच चल रहा है लेखपाल का उसमें भी पीडीएफ दिलवा दी जाएगी और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ जाइए, तो वहाँ इसकी पीडीएफ दे दी जाएगी, ठीक है? शुरू करें? क्वेश्चन नंबर 1 में आ जाओ। कह रहा है कि सहारनपुर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो और बताओ कि सही कथन कौन सा है। सबसे पहला स्टेटमेंट दिया है कि यहाँ पर यहाँ का मतलब सहारनपुर में प्रतिवर्ष गुघाल मेला, इस मेला को याद रखो ये सहारनपुर में लगता है। प्रतिवर्ष ये मार्च अप्रैल में मनाया जाता है क्या? नहीं, ये गलत है। मार्च अप्रैल में नहीं, ये कब मनाया जाता है अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये स्टेटमेंट गलत है। फिर दूसरे में आ जाओ। कह रहा है यह मेला कौन सा? गुघाल मेला बसंत पंचमी के बाद शुरू होकर 2 महीने तक चलता है। ये भी गलत है बिल्कुल। तीसरे में आओ सहारनपुर की जो सीमा है, वो बिजनौर और शामली को से लगती है। शामली से तो लगती है, ये तो ठीक बात है, लेकिन बिजनौर से कहाँ लगती है? बिजनौर दूर है, ठीक है? अब यहाँ पर आओ 2-3 बातें हम आपसे डिस्कस कर लें। सबसे पहले एक मेला है, गुघाल मेला, ठीक? इस मेला के बारे में 2-3 जानकारियाँ हम आपको बता दें। सबसे पहले ये कहाँ पर लगता है? ये लगता है सहारनपुर में, सहारनपुर में। क्या आप बता सकते हो कि इसका जो आयोजन किया जाता है वो कब किया जाता है? टाइमलाइन क्या है? ये अगस्त में किया जाता है। अगस्त, सितंबर अगस्त-सितंबर माह में इसका आयोजन किया जाता है और अगस्त-सितंबर माह में अगर इसका आयोजन हो रहा है, तो लगभग-लगभग जन्माष्टमी जन्माष्टमी के बाद इसका आयोजन होता है, ठीक है? ये जो मेला है, ये किसका प्रतीक है? किसके प्रतीक के रूप में इसे मनाया जाता है? अर्थात ये मनाते हैं सांप्रदायिक सौहार्द सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे इस वजह से मनाते हैं। इसके अलावा आपसी भाईचारा आपसी भाईचारा बना रहे इस वजह से मनाते हैं। इसके अलावा समाज में समाज में समरसता बनी रहे अर्थात सामाजिक समरसता बनी रहे इनके लिए मनाते हैं। अब ज़रा सहारनपुर में आओ, मैंने आपको यूपी स्पेशल में मैप पढ़ाया है तो मैप आप लगातार पढ़ते रहिए। सहारनपुर में शामली, गौर करना, ये जो शामली है और नीचे है मुज़फ्फरनगर। मुज़फ्फरनगर, ये शामली और मुज़फ्फरनगर को स्पर्श करता है। जिलों की अगर बात करें तो शामली और मुज़फ्फरनगर को अगर स्टेट्स की बात करें, तो उत्तराखंड को भी स्पर्श करता है। ये हरियाणा को भी स्पर्श करता है और ये हिमाचल प्रदेश को भी स्पर्श करता है। तो वापस आओ ज़रा अपने क्वेश्चन में। पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है और तीसरा भी गलत है। आई होप आप लोग सारे के सारे लोग समझ गए होंगे। पहले में सही उत्तर क्या होगा? मार्च, अप्रैल यहाँ गलत है। ये लगता है अगस्त, सितंबर में। अगस्त, सितंबर में। और बसंत पंचमी के बाद नहीं, जन्माष्टमी के बाद ये लगता है। और सहारनपुर शामली को तो स्पर्श करता है लेकिन बिजनौर को नहीं, तो यहाँ पर नन ऑफ दीज़ इनमें से कोई नहीं होगा। अब आ जाओ दूसरे में। कह रहा है कि बताइए कि कौन से कथन सही हैं, कौन से नहीं पूछा है। आपसे कह रहा है कि कितने कथन सही हैं। वो जो शोले पिक्चर में कहता था कितने आदमी थे, वैसे ही कितने कथन सही हैं, है ना? नंबर आपको काउंट करके बताना है। सबसे पहला स्टेटमेंट है भूरादेव मंदिर, ये सहारनपुर से सटे जनपद मुजफ्फरनगर में स्थित है। कह रहा है भूरादेव मंदिर ये सहारनपुर से सटा एक जनपद है मुजफ्फरनगर। क्या ये यहाँ पर है? नहीं। भूरादेव मंदिर सहारनपुर में ही है, मुजफ्फरनगर गलत होगा। पहला गलत है। बाला सुंदरी मेला ये देवबंद में आयोजित किया जाता है। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। सहारनपुर की सीमा केवल उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश को स्पर्श करती है। नहीं, केवल लग गया है तो यहाँ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के साथ-साथ आप एक और को ले आओ, ये है हरियाणा। अगर हरियाणा और आ जाता तो ये सही हो जाता, ये भी गलत है। 1 और 3 गलत हैं, केवल 2 सही है।
कितने कथन सही है ये पूछ रहा है और केवल एक कथन सही है। ठीक है, केवल एक का मतलब ये नहीं स्टेटमेंट, कितने कथन, केवल एक कथन सही है। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो आप हमारी? अच्छा, अब जरा दो तीन बातें हम आपसे डिस्कस कर लें। सबसे पहले तो यहीं पर डिस्कस करते हैं, ये जो भूरा देव मंदिर है, ये मंदिर कहाँ पर है? ये सहारनपुर में ही है, जनपद मुजफ्फरनगर का, यहाँ पर कोई काम नहीं है। अच्छा, यहाँ पर बाला सुंदरी मेला देवबंद में आयोजित किया जाता है क्या? हाँ, ये देवबंद में आयोजित किया जाता है और ये एक धार्मिक और सांस्कृतिक मेला है, याद रखो। ठीक है, और यहीं पर आपको सहारनपुर में ही मिल जाएगा एक और मंदिर जिसको कहते हैं शाकंभरी, शाकंभरी देवी मंदिर, यहीं पर है। ठीक, तो और आगे बढ़ो जरा, क्वेश्चन नंबर तीसरे में आ जाओ। शाकंभरी देवी मंदिर के संबंध में सही कथन की पहचान करो। ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में है। क्या सही है? हाँ, बिल्कुल ठीक है। इन्हीं देवी को समर्पित एक मंदिर राजस्थान में भी है। शाकंभरी देवी को ही समर्पित है वो, और वो राजस्थान में सांभर झील के पास स्थित है। बिल्कुल ठीक है। फिर कह रहा है शाकंभरी देवी का एक बड़ा मंदिर कर्नाटक के बादामी क्षेत्र में भी है। क्या ये सही है? देखो, बादामी क्षेत्र में है, यहाँ पर एक जिला है जिसको बोलते हैं बगलकोट। बगलकोट में ये क्षेत्र पड़ता है, बादामी क्षेत्र। तो यहाँ पर शाकंभरी देवी का एक यहीं यहाँ पर भी एक बड़ा मंदिर है। तो ये तीनों कथन सही हो जाएंगे। ठीक है, प्रयुक्त तीनों, याद रखो। अच्छा, ये जो शाकंभरी देवी मंदिर है, सहारनपुर में कहाँ पर है? सहारनपुर जिला है और यहीं पर एक गांव है, इसका नाम है जसमौर। जसमौर ग्राम में ये अवस्थित है। चलो भाई, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे का सही उत्तर हो जाएगा, सारे के सारे कथन सही है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि केंद्रीय लुगदी एवं कागज अनुसंधान संस्थान के बारे में सही विकल्प की पहचान करो। सही विकल्प की पहचान करनी है आपको। इस संस्थान की स्थापना 1980 ईस्वी में भारत सरकार के वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक स्वायत्त निकाय के रूप में इसको स्टैब्लिश किया गया था। बिल्कुल ठीक है। फिर से देख लो इस एक बार, ध्यान देना। आपसे कह रहा है कि केंद्रीय लुगदी और कागज अनुसंधान संस्थान के बारे में सही विकल्प बताओ। तो इस संस्थान की स्थापना 1980 में होती है, लेकिन शर्त लगी है, 1980 में होती है एक स्वायत्त निकाय के रूप में, याद रखिएगा। और किसके अंडर में ये काम कर रहा है? ये भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन औद्योगिक नीति संवर्धन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में है। यहाँ से कई सारे सवाल बन सकते हैं। इसके नियंत्रण में है, किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, अब इसकी स्थापना हुई थी, इसकी जब स्थापना हुई थी तो किस रूप में हुई थी, एक स्वायत्त निकाय के रूप में हुई थी। ठीक है, बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, लेकिन पहला वाला तो सही हो गया। दूसरे में आ जाओ, कह रहा है कि केंद्रीय लुगदी एवं कागज अनुसंधान संस्थान की उत्पत्ति 1975 में हुई थी। हाँ, ये बिल्कुल सही है। दोनों स्टेटमेंट में अंतर याद रखना। यहाँ पर उत्पत्ति 1975 में हुई है, कैसे? यूएनडीपी भारत सरकार परियोजना के संचालन के साथ हुई थी इसकी उत्पत्ति, ये भी सही है। इसके अलावा आईएसओ 9001 2000 एक गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली थी। अब इसको हटा दिया गया है, इसके स्थान पर अब दूसरी प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है। तो तीनों कथन सही हैं, 1, 2 और 3। ठीक है, यानी कि 4 का हो जाएगा सी पार्ट। और आगे बढ़ें, अब यहाँ पर आओ, ये लिखा है CPTRI, ये कहाँ पर है? CPTRI, ऐसे सवाल आयोग इस समय बहुत पूछ रहा है। शॉर्ट टर्म दे देगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम याद रखो। सी का मतलब हो जाएगा सेंट्रल, ई और पी फॉर हो जाएगा पल्प, एंड पी फॉर हो जाएगा पेपर। सेंट्रल पल्प एंड पेपर। RI का मतलब क्या होगा? रिसर्च इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये है सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट, यही तो है केंद्रीय लुगदी कागज अनुसंधान संस्थान। तो यही है, ये कहाँ पर है? ये है सहारनपुर में। ठीक, बी पार्ट सही हो जाएगा। और आगे बढ़ो, 6 नंबर में, निम्नलिखित में से इसके अथक प्रयासों एवं सक्रिय नेतृत्व के चलते अप्रैल 1951 में सहारनपुर में डाक एवं तार प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना होती है। बताओ भाई, सवाल को एक बार फिर समझो। कह रहा है कि उस शख्स का नाम बताओ जिसके अथक प्रयासों से अप्रैल 1951, ये वर्ष भी याद रखोगे, अप्रैल 1951 में सहारनपुर में डाक एवं तार प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना हुई। ये जनाब हैं रफ़ी अहमद किदवई साहब। ठीक है, रफ़ी अहमद किदवई साहब। अब उस समय
1951 की अगर हम बात करें तो इनके पास कई सारे विभाग थे, जैसे इनके पास परिवहन विभाग था, इनके पास नागरिक उड्डयन ये सँभालते थे, साथ ही साथ ये संचार मंत्री थे और ये थे रफ़ी अहमद किदवई। रफ़ी अहमद किदवई साहब, इन्हीं के प्रयास से ये इस्टैब्लिश हुआ है, डाक एवं तार प्रशिक्षण केंद्र, याद रखोगे? अच्छा, कहाँ पर है ये? ये है सहारनपुर में, ये पार्ट इसमें सही हो जाएगा। और आगे बढ़ें? क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाओ। कह रहा है निम्नलिखित में से सही विकल्प की पहचान करो। अब ये तीनों स्टेटमेंट आपके लिए महत्वपूर्ण है। कंपनी गार्डन, ये सहारनपुर में है। इसे वर्तमान में कंपनी गार्डन नहीं कहते हैं, नाम बदल दिया जा चुका है। इसे कहते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस उद्यान। आपसे अगर पूछा जाए कि सुभाष चंद्र बोस उद्यान कहाँ है, तो यही है कंपनी गार्डन सहारनपुर में। पहला तो सही है। फिर दूसरे में आओ। सेकंड कह रहा है कि कुछ समय तक यह उद्यान मराठों के नियंत्रण में रहा था। बिल्कुल सही है। इसके बाद फिर 1817 ईस्वी में 17 ईस्वी के अंत तक ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में चला गया। ये भी ठीक है। दोनों स्टेटमेंट को फिर से समझो। मैंने क्या कहा? मैंने कहा एक गार्डन है, कंपनी गार्डन, ये कहाँ है? सहारनपुर में। अब इसका नाम बदला जा चुका है। वर्तमान नाम क्या है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस उद्यान। ठीक है? तो ये पहला सही है। दूसरे में कह रहा था कुछ समय तक ये जो उद्यान था, ये मराठों के नियंत्रण में था। बिल्कुल ठीक है। लेकिन 1817 का अंत आते-आते ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको कब्जिया लिया था। तो ये भी ठीक है। फिर इसके बाद कह रहा है जिला गजेटियर के अनुसार ये जो उद्यान था, इसके पहले जो संस्थापक थे इनका नाम था इंतजाम उद उल्लाह। याद रखो, ये भी सही है। इनका नाम याद रखना, पूछा जा सकता है। यूपी स्पेशल में तो बिल्कुल आप एक-एक क्वेश्चन को तैयार करते चलें, क्योंकि इस समय आयोग बड़े अच्छे सवाल बना रहा है ना? तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। तो यहाँ कौन-सा हो जाएगा? तीनों, सी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है। अच्छा मैं ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7वें का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 8वें में आओ। कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प की पहचान करो। सही विकल्प की पहचान नहीं करनी है। आपसे कह रहा है कि सही विकल्पों की संख्या बताइए। वही कितने आदमी थे वाला। यहाँ कह रहा है कितने कथन सही हैं। अब बता दो इनको। पहला स्टेटमेंट पढ़ो जरा। भारतीय लुगदी एवं कागज तकनीकी संघ की स्थापना 1965 में हुई थी क्या? गलत है। फिर कह रहा है आईपीपीटीए। आईपीपीटीए क्या है? अभी हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दरअसल यही बता देता हूँ मैं आपको। आई का मतलब हो जाएगा इंडियन, पीपी वही पल्प एंड पेपर, टीए का मतलब क्या है? टेक्निकल एसोसिएशन। ठीक? तो पूरा इसको क्या बोलोगे? इंडियन पल्प एंड पेपर टेक्निकल एसोसिएशन। ठीक है? इसके द्वारा पहला सेमिनार नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। ये ठीक है। पहला सही है, सॉरी पहला गलत है, दूसरा सही है। फिर कह रहा है सहारनपुर परिसर जिसे पहले स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता था, इसकी स्थापना 1964 में रॉयल स्वीडिश सरकार की सहायता से हुई थी। ये भी ठीक है। फिर कह रहा है सहारनपुर ब्रिटिश शासन के अधीन 1805 में आया था। ये गलत हो जाएगा। तो केवल और केवल 2 और 3 यानी कि 2 स्टेटमेंट सही हैं। बी पार्ट इसमें सही होगा। ठीक है? इसमें बी पार्ट सही होगा। अब जरा इसमें सही उत्तर देखो कौन-कौन से हैं। कह रहा है भारतीय लुगदी कागज तकनीकी संघ, इसकी स्थापना 1965 में नहीं हुई थी, 1964 में हुई थी। फिर आईपीपीटीए यानी इंडियन पल्प एंड पेपर टेक्निकल एसोसिएशन द्वारा आयोजित जो पहला सेमिनार था वो दिल्ली में आयोजित हुआ था। बिल्कुल ठीक है। सहारनपुर परिसर जिसे पहले स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता था, इसकी स्थापना 1964 में रॉयल स्वीडिश सरकार की सहायता से हुई थी। ये भी ठीक है। सहारनपुर ब्रिटिश शासन के अधीन कब आया था? ये गलत हो जाएगा 1805, क्योंकि ये आया था 1803 में, 1803। तो 2 और 3 सही होंगे, केवल 2 स्टेटमेंट सही हैं। और आगे बढ़ें, सही विकल्प का चयन करो। कह रहा है सहारनपुर के हिमालय की तलहटी से निकटता के कारण, गौर करना जरा, सही विकल्प का चयन करना है। सहारनपुर के, क्योंकि आप देखोगे उत्तर प्रदेश कुछ ऐसा है और यहीं से हिमालय शुरू हो जाता है, उत्तराखंड के ऊपर से, है ना? तो कहीं न कहीं शिवालिक की तलहटी पर है। अगर हम भारत का मैप देखें तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर उत्तराखंड और ये पूरा का पूरा क्षेत्र ये नेपाल है। फिर इधर सिक्किम आ जाएगा, फिर इसके बाद
अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, त्रिपुरा, असम और नीचे जो भी है। खैर, यहाँ पर जो सहारनपुर है, कह रहा है कि हिमालय की तलहटी के निकटता के कारण यहाँ की जो जलवायु है, ये उप आर्द्र उष्णकटिबंधीय है, याद रखो इसको। बिल्कुल ठीक है। इस जिले की सबसे महत्वपूर्ण नदी गंगा है। क्या गंगा है इस जिले में? गंगा बहती भी है? सहारनपुर की हम बात कर रहे हैं। गलत है। यहाँ की जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है, वो है यमुना। ठीक, दूसरा गलत है। सहारनपुर का एक अलग सहारनपुर एक अलग प्रशासनिक प्रभाग है। इसको 1995 में स्थापित किया गया था, ये गलत है। इसको 1997 में इस्टैब्लिश किया गया था। तो केवल और केवल एक सही है, बी पार्ट। फिर से समझ लो मैं क्या कह रहा हूँ। सहारनपुर के हिमालय की तलहटी से निकटता के कारण यहाँ पर उप आर्द्र उष्ण जलवायु पाई जाती है। ठीक, इसकी महत्वपूर्ण जो यहाँ पर नदी निकलती है वो यमुना है। हालांकि और भी नदियां हैं, लेकिन जो मेन नदी है वो यमुना है। सहारनपुर एक अलग प्रशासनिक प्रभाग के रूप में 1997 में अस्तित्व में आया था। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? अब आगे बढ़ो जरा। क्वेश्चन नंबर 10 में, निम्नलिखित में से कौन सा जिला है जो हिमालय की तलहटी और ऊपरी गंगा के मैदानों के बीच एक रणनीतिक रूप से संक्रमण का क्षेत्र बनाता है? हिमालय की तलहटी और ऊपरी गंगा के मैदानों के बीच एक संक्रमण क्षेत्र बनाता है। तो प्रयागराज तो बहुत नीचे है। गोरखपुर भी ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में आता है। वाराणसी भी पूर्वी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। कानपुर मध्य में आता है। तो सहारनपुर सही हो जाएगा, बी पार्ट। ठीक है, बी पार्ट। तो ये सहारनपुर से संबंधित कुछ एमसीक्यूज थे। इसको ध्यान से देखो। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से सही कथन की पहचान करो। अच्छा, ये जो क्वेश्चंस हैं ये मुजफ्फरनगर से संबंधित हैं। ठीक है, मुजफ्फरनगर। अब यहाँ पर आओ। कह रहा है कि ये जो कथन दिए हैं उनमें से सही कथन की पहचान करो। ध्यान से पढ़ना सबको। सबसे पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि मुजफ्फरनगर, इसे भारत का चीनी का बाउल कहा जाता है। क्या ये सही है? आप जब ऑफिशियल साइट में जाएंगे तो वहां पर मुजफ्फरनगर के बारे में ये बात कही गई है। ये भारत में चीनी का बाउल है। अच्छा, अब सवाल ये आया कि इसको चीनी का बाउल क्यों कहा गया, अर्थात मुजफ्फरनगर की जो इकोनॉमी है वो किस पर निर्भर है? क्योंकि यहाँ पर गन्ने की पैदावार होती है। गन्ने की पैदावार यहाँ ठीक ठाक होती है। इसके अलावा अगर आप मुजफ्फरनगर में जाओगे, गौर करना, मुजफ्फरनगर की अर्थव्यवस्था ये किस पर निर्भर है? यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है ये कृषि पर निर्भर है, यानी कि गन्ने पर निर्भर है। और भी कई सारे खाद्यान्न यहाँ पर होते हैं। इसके अलावा कागज पर निर्भर है, और साथ ही साथ यहाँ इस्पात उद्योग, इन सभी पर निर्भर है यहाँ की अर्थव्यवस्था। एक सवाल मैं और आपसे पूछता हूँ, यहीं पर ध्यान देना, सारे के सारे फैक्ट जो पूछे जा सकते हैं आपकी परीक्षाओं में। ये जो मुजफ्फरनगर है, क्या ये एनसीआर, एनसीआर क्या है? नेशनल कैपिटल रीजन। इसे एनसीआर भी कहते हैं, एनसीटी भी कहते हैं, नेशनल कैपिटल टेरिटरी। तो एनसीआर का क्या ये हिस्सा है? हाँ, बिल्कुल ये हिस्सा है एनसीआर का। सवाल मेरा ये है कि अगर ये एनसीआर का हिस्सा है तो कब बना था, अर्थात कब हिस्सा बना था एनसीआर में, इसको कब शामिल किया गया था? ये शामिल हुआ था जून 2015 में। जून 2015 में न सिर्फ मुजफ्फरनगर को शामिल किया गया था एनसीआर में, बल्कि हरियाणा के भी कुछ शहरों को शामिल किया गया था। हरियाणा हरियाणा में जैसे जींद, इसे भी एनसीआर का हिस्सा बनाया गया था। इसके अलावा करनाल, इसे भी एनसीआर का हिस्सा बनाया गया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? बात मुजफ्फरनगर की हो रही है तो दो तीन बातें और डिस्कस कर लें। मुजफ्फरनगर, गौर करना, मुजफ्फरनगर को इस्टेब्लिश कब किया गया था? एक 1633 वर्ष आया। 1633, ये 1633 का काल जब आप इतिहास में देखोगे तो ये शाहजहां का काल है। शाहजहां का ये काल हुआ करता था। शाहजहां का एक मुगल सेनापति था। मुगल सेनापति इसका हुआ करता था। क्या नाम था? सूबेदार। नाम था सैयद मुजफ्फर खान। सैयद मुजफ्फर खान। और इसी का एक पुत्र था, गौर करना जरा, इसी का एक पुत्र था मुजफ्फर खान का, जिसका नाम था मुनव्वर लश्कर खान। इसी पुत्र ने अपने पिता के नाम पर ये जो शहर है इसका नाम मुजफ्फरनगर रखा था। अगर आपसे पूछे ये किसके नाम पर बसाया गया है, तो ये मुजफ्फर खान के नाम से इस नगर को, या हम कहें इस जिले को, बसाया गया है। आई होप यहाँ तक समझ पा रहे होंगे आप लोग। वापस आ जाओ।
अब इन स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ना और बताना कि कौन सही है। मुजफ्फरनगर को भारत का चीनी का बाउल कहा जाता है, बिल्कुल ठीक है। मुजफ्फरनगर को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 2013 में शामिल किया गया था, नहीं ये गलत हो जाएगा। अभी मैंने बताया था 2015 में इसे शामिल किया गया था। फिर आगे कह रहा है मुगल कमांडर था सैयद मुजफ्फर खान, उसके पुत्र ने अपने पिता के नाम से 1633 में इस शहर को इस्टेब्लिश किया था, ये भी ठीक है। दूसरा गलत होगा, केवल 1 और 3 सही हैं। केवल 1 और 3, ये सी पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़ें। दूसरे को ध्यान से पढ़ो। दूसरे को पढ़ो और दूसरा क्या कह रहा है इसको जरा गौर से समझना। कह रहा है मुजफ्फरनगर का नाम उसके नाम पर रखा गया था। ऑप्शन पढ़ो। 5 ऑप्शन दिए हैं आपके। सबसे पहला ऑप्शन दिया है मुनव्वर लश्कर खान ने अपने पिता के नाम पर इसका नाम रखा था। ये तो सही है, अभी मैंने आपको बताया था। इसके अलावा शाहजहां ने अपने दादा के नाम पर इसका नाम रखवाया था, ये गलत हो जाएगा। इब्राहिम शाह शर्की ने अपने बड़े पुत्र के नाम पर रखा था मुजफ्फरनगर का नाम, ये भी गलत है। अब्का खैल वर्ग, ये मैंने आपको अकबर के साम्राज्य में पढ़ाया है। तो ये जो अब्का खैल वर्ग है, ये मैंने आपको हिस्ट्री में पढ़ाया हुआ है, तो आप वहां से देखिए जाके ये क्या होता है। आप लगातार पढ़ भी रहे होंगे आ, लेखपाल के बैच में, है ना। तो ये अतका खैल वर्ग के प्रमुख के नाम पर मुजफ्फरनगर का नाम हुआ करता था, नहीं ये भी गलत है। पहला वाला सही हो जाएगा। ठीक है, पहला सही है। अच्छा यहाँ पर आओ, दो तीन बातें हम और आपसे डिस्कस करते हैं अलग से। ये बातें जो मैं लिख रहा हूँ ये अलग से लिखते रहना। एक वर्ष है 1901, 1901 मुजफ्फरनगर के लिए काफी महत्वपूर्ण वर्ष है। इस समय भारत में ब्रिटिश काल था। ब्रिटिश काल हुआ करता था, यानी ब्रिटेन यहाँ पर राज कर रहा था। तो सवाल अगर हम आपसे पूछें कि मुझे बताओ उस समय जब ब्रिटिश काल था, तो ये जो मुजफ्फरनगर है, बात मुजफ्फरनगर की चल रही है। ये जो शहर है या हम कहें जिला है मुजफ्फरनगर, ये किसका हिस्सा हुआ करता था? ये हिस्सा हुआ करता था मेरठ मंडल का। यानी उस समय आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत में मेरठ मंडल का हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? इसके अलावा ये जो शहर है मुजफ्फरनगर, इसका प्राचीन नाम क्या है? इसका प्राचीन नाम आपसे पूछे बताओगे सरवत। याद रखो, सरवत। दरअसल नेक्स्ट पेज में आओ, एक बात मैं और आपको बताता हूँ। एक क्षेत्र हुआ करता था खेरा। गौर करना, ये एक एक शब्द को ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ से सवाल बना सकता है स्टेटमेंट आपके एग्जाम में। एक क्षेत्र था खेरा और एक क्षेत्र था सुजरू। ठीक है, खेरा और सुजरू। कहते हैं कि ये जो दो जमीन के टुकड़े थे, इन जमीनों को मिलाया गया यानी विलय कर दिया गया। और फिर इनमें इनको मिला के 1633 ईस्वी में मुजफ्फरनगर बसा दिया गया। और बसाने के पीछे प्रोसेस क्या था वो मैं पीछे आपको बता चुका हूँ। शाहजहां का सूबेदार था, एक सरदार हुआ करता था। फिर से देख लो, नाम क्या है इसका? सैयद मुजफ्फर सैयद मुजफ्फर खान। ठीक है, किसने ये परियोजना शुरू करी थी? इसी को ये जागीर प्रदान की गई थी, लेकिन फिर आगे चल के जो इसका पुत्र आया, पुत्र का नाम है मुनव्वर मुनव्वर लश्कर खान। ये जो पुत्र था इसी ने फिर पिता के नाम पे इस शहर को बसाया था। ठीक? यानी कि नाम दिया था। ये बात कब की हो रही है? 1633 ईस्वी की। कौन कौन से दो क्षेत्रों को मिला के बनाया गया था? वेरा और सुजरू। यहाँ तक बात समझ गए? आओ वापस। सही उत्तर होगा ए पार्ट। तीसरे में आ जाएं। तीसरे में चलो, कह रहा है कि मुजफ्फरनगर में स्थित पुरातात्विक स्थल है, ये है मांडी। ये सवाल एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है कि मांडी किस जिले में है, तो आप बताओगे मुजफ्फरनगर में। ठीक है, ये पुरातात्विक स्थल है। इसके संबंध में ये विकल्प दिए हैं, बताओ कि कौन सा विकल्प सही है। सबसे पहला है कि काली नदी के पश्चिम में मांडी गांव अवस्थित है। मांडी गांव के नजदीक से एक नदी निकल रही है जिसको कहते हैं काली, बिल्कुल ठीक है। दूसरा कह रहा है तीस्ता नदी के दाहिने छोर पर अवस्थित स्थल है ये। यानी कि मांडी गांव जो है वो क्या काली नदी के किनारे है? हाँ ठीक है।
क्या तीस्ता नदी के दाहिने छोर पर है? ना, गलत है। क्या सिंध और बेतवा के मध्य अवस्थित है? ना, गलत है। तो यहाँ केवल एक सही होगा, केवल एक। सी पार्ट सही हो जाएगा। बोलो भाई, कोई दिक्कत? अच्छा, ये जो मांडी है, यहाँ से हड़प्पा स्थल के प्रमाण भी मिले हैं। हड़प्पा के यहाँ से प्रमाण भी मिले हैं, अर्थात हड़प्पाकालीन सभ्यता के प्रमाण मिलते हैं यहाँ से। ठीक है। और क्योंकि हड़प्पाकालीन सभ्यता के प्रमाण मिलते हैं, तो एक तरह से पुरातत्वविदों ने ये अंदाज लगाया है कि ये एक मांडी एक हड़प्पाकालीन व्यापारिक केंद्र रहा होगा उस समय। तो 2 और 3 गलत हैं, केवल एक सही है। अच्छा, और आगे बढ़ो जरा, फोर्थ में आ जाओ। चौथे में क्या कह रहा है, गौर करना। कह रहा है कि किस वर्ष चेरा और सुजरू की भूमि पर अविभाजित मुजफ्फरनगर शहर की स्थापना की गई थी। अभी मैंने बताया था 1633, यानी कि सी पार्ट सही हो जाएगा। ठीक, सी पार्ट। अच्छा, इससे संबंधित दो थे, यहाँ पर आओ। दो तथ्य, इनको याद रखना। एक, दो तथ्य, दरअसल ये दो ईयर हैं। मैं बात कर रहा हूँ मुजफ्फरनगर की। मुजफ्फरनगर से संबंधित दो ईयर और याद रखना आप। ये दो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एक तो है 1399, मुजफ्फरनगर में क्या हुआ? और दूसरा वर्ष है 1326, इस समय क्या हुआ? ठीक है। 1326 नहीं, ये तो बहुत पीछे चले जाओगे आप। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, है ना। तो आप 19वीं सदी में आ जाओ, 1826 में आ जाओ। एक तो 1399 में क्या हुआ यहाँ, और 1826 में क्या हुआ? 1399 में मुजफ्फरनगर में यहाँ पर तैमूर का आक्रमण हुआ था, और तैमूर ने यहीं इसी के आसपास एक सेना गठित की गई थी तैमूर से लड़ने के लिए। ये थी हिंदू सेना, हिंदू सेना। लेकिन ये संगठित थे नहीं। कहते हैं अगर ये संगठित होते तो हो सकता है तैमूर पर भारी भारी पड़ते, लेकिन ये असंगठित थे। ठीक। तो तैमूर और असंगठित हिंदू सेना के मध्य युद्ध होता है, और यहाँ पर तैमूर विजयी हुआ था। दूसरी बात, 1826 में आ जाओ। इस काल में क्या हुआ, या इस समय में क्या हुआ? इस समय में हुआ ये कि ये जो मुजफ्फरनगर है 1826 में, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक राजस्व जिला बना था। राजस्व जिला बना, याद रखिएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन एक राजस्व जिला, ये कब बना था? ये बना था 1826 में। वापस आओ जरा। सही उत्तर होगा सी पार्ट। पांचवें में आ जाओ। कह रहा है पाकिस्तान के जो पहले प्रधानमंत्री थे लियाकत अली खान, ये उत्तर प्रदेश में कौन से जनपद से संबंधित थे? याद रखिएगा, ये संबंधित थे मुजफ्फरनगर से। ठीक है, लियाकत अली खान यहीं से संबंधित था। अच्छा, यहाँ पर भारत में 1857 की क्रांति हुई थी। इस क्रांति से संबंधित एक नेता का नाम आप मुझे बता दो। मैं आपको लिए चलता हूँ शामली। मुझे बताओ, शामली से 1857 की क्रांति में कौन व्यक्ति था जो अंग्रेजों को धूल चटा रहा था? यहाँ से एक व्यक्ति था, मोहर सिंह। मोहर सिंह। मोहर सिंह ने 1857 की क्रांति में शामली से लड़ाई लड़ी थी। ठीक। तो सही उत्तर क्या होगा? ए पार्ट होगा। याद रखना, सवाल आगे पूछा जा सकता है यूपी ट्रिपल एससी का फेवरेट सवाल, कि प्रधानमंत्री जो पाकिस्तान जो लियाकत अली थे, वो किस जनपद से थे? यहीं से, मुजफ्फरनगर। और आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 6 में आओ। कह रहा है कि कब अविभाजित मुजफ्फरनगर में डॉक्टर बाबूराम गर्ग, श्री उग्रसेन, श्री केशवदास गुप्ता के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक कार्यालय खोला गया? मुझे ईयर और डेट दोनों बताओ, किस वर्ष खोला गया था? यहाँ पर आओ। कुछ बातें एक्स्ट्रा मैं आपको और बताता हूँ, याद रखिएगा। ये जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स लिख रहा हूँ, बिल्कुल इनको अलग से नोट करते रहो। एक तारीख आई 6 अप्रैल की, 1919, 6 अप्रैल 1919। ठीक। जगह थी मुजफ्फरनगर।
मुजफ्फरनगर। 1919 का वर्ष था, 6 अप्रैल था, जगह थी मुजफ्फरनगर। तो मुजफ्फरनगर में ये महसूस हुआ कि क्यों ना यार यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक कार्यालय खोला जाए। ठीक। काहे का कार्यालय? ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का कार्यालय यहाँ पर खोला गया। लेकिन कौन, किसने भूमिका निभाई थी? नेतृत्व कौन कर रहा था? नेतृत्व 3 लोगों के नाम याद रखो। एक का नाम था डॉक्टर बाबूराम गर्ग, एक शख्स का नाम था उग्रसेन, और एक शख्स का नाम था केशव गुप्ता। इन्हीं के नेतृत्व में यहाँ पर 6 अप्रैल 1919 को ये कार्यालय खोल दिया गया। एक तारीख और ईयर मैं आपके सामने और रखता हूँ। 8 मई 1940। ये वो दौर है जब क्रांतिकारी जो घटनाएं थी वो भारत में घटनी शुरू हो गई थी, क्योंकि लगातार हम आज़ादी की ओर बढ़ रहे थे और अंग्रेज लगातार दूसरे युद्ध में फंसते जा रहे थे। ठीक है। तो यहाँ पर एक कांड होता है मुजफ्फरनगर में। कांड ये होता है कि 8 मई 1940 को यहाँ पर एक जिला कलेक्ट्रेट जिला कलेक्ट्रेट पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया जाके। यहाँ पर जो अंग्रेजी अधिकारी होंगे, दो चार कंटाप अंटाप मारे होंगे, तो भगा दिया होगा और यहाँ के कलेक्ट्रेट पर कर लिया कब्जा। अब आपसे पूछा जा सकता है यहाँ के क्रांतिकारियों के नाम कौन कौन थे जिन्होंने कब्जा किया था। एक तो थे शगुन चंद्र, एक शख्स का नाम था चंद्रसेन, और एक जनाब का नाम था रामजी लाल। तीनों के नाम याद रखो। इन क्रांतिकारियों ने यहाँ के जिला कलेक्ट्रेट पर कब्जा कर लिया था 1840 8 मई को। वापस आए। सही उत्तर इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा 6 अप्रैल 1919, यानी कि बी पार्ट। ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कार्यालय था वो कब खोला गया था? 6 अप्रैल 1919 को। और आगे बढ़ो। कह रहा है कि सही विकल्प चुनो। ये विकल्प दिए हैं और ये ऑप्शंस दिए हैं। सबसे पहले विकल्पों को पढ़ो ध्यान से। मुजफ्फरनगर जिले के शुक्रताल कस्बे में हनुमान धाम का निर्माण 1987 में कराया गया था। बिल्कुल ठीक है। मुजफ्फरनगर जनपद में 35 फीट ऊंची गणेश जी की प्रतिमा है। ये भी बिल्कुल ठीक है। गणेश जो धाम है वो किस नदी के किनारे है मुजफ्फरनगर में? याद रखो, त्रिपाठा नदी। ये भी सही है। तीनों सही हो जाएंगे। सी पार्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का, इसमें ये जो दो बातें दी गई हैं, इन दो बातों को थोड़ा सा और क्लियर करके पढ़ते हैं। एक तो हनुमान धाम। कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी एग्जाम हॉल में, इसीलिए यहाँ पर बिल्कुल अलग अलग चीजें करके पढ़ेंगे। एक तो हनुमान धाम या हनुमत धाम कहा जाता है, और दूसरा है गणेश धाम। तो ये दोनों ही पवित्र स्थल हैं। अगर आप जाना चाहते हो तो मुजफ्फरनगर में जा सकते हो। अच्छा, ये जो हनुमान धाम है, हनुमान जी की मूर्ति है यहाँ पे, इसका जो निर्माण किया गया है 1987 में, और यहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति है, अर्थात प्रतिमा है। प्रतिमा होगी तो हनुमान जी खड़े ही रहते हैं हमेशा, है ना? तो कितनी होगी? लगभग लगभग 72 फीट है इसकी ऊंचाई। ऊंचाई भी याद रखो, सवाल पूछे जाते हैं। अच्छा, ये जो गणेश धाम है, ये किस नदी के किनारे है? पहले तो मुझे नदी बताओ। नदी है त्रिपाठा। ठीक, त्रिपाठा। इसके अलावा अ, यहाँ पर एक टीला भी है। ये टीला भी आपसे पूछा जा सकता है। इस टीले का नाम है सुखदेव सुखदेव टीला। अगर आपसे पूछा जाए कहाँ है, यहीं पर है। और यहाँ पर जो गणेश धाम है, गणेश जी की मूर्ति है, और ये जो प्रतिमा है गणेश जी की, इस प्रतिमा की ऊंचाई है लगभग 35 फीट। 35 फीट। वापस आओ अपने सवाल में। तीनों सही है। मैं लिए चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 में। सही कथन की पहचान करो। पढ़ो, जरा ध्यान से पढ़ना। 3 वाक्य दिए हैं। वाहलना जैन मंदिर का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। वाहलना जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। बिल्कुल ठीक है यहाँ तक।
फिर आगे कह रहा है यहाँ पर एक मंदिर शिव जी का है, एक मस्जिद है और जैन मंदिर है। अर्थात सांप्रदायिक सौहार्द का यहाँ मिला-जुला असर देखने को मिलता है। बिल्कुल ठीक है। फिर कह रहा है वालनाह, ये जैन धर्म का प्रतीक तो है लेकिन ये सहारनपुर में है, ये गलत हो जाएगा। वाहलना ये मुजफ्फरनगर में है, तो दूसरा गलत है। तीसरे में कह रहा है लना जैन मंदिर है जिसे श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, ये भी ठीक है। एक और तीन सही होगा। एक और तीन डी पार्ट ठीक। दूसरा गलत होगा क्योंकि ये जो क्षेत्र है ना ये मुजफ्फरनगर में है। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? और आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाओ। कह रहा है ये विकल्प दिए हैं, उनमें से सही विकल्प की पहचान करो। पहला ऑप्शन कह रहा है कि संभल बेड़ा पंचमुखी शिवलिंग मंदिर मुजफ्फरनगर जिले में अवस्थित है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। यह मंदिर नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर जितना ही प्राचीन है। बिल्कुल ठीक है। आगे कह रहा है शुक्र तीर्थ या शुक्र ताल मुजफ्फरनगर में है या मुजफ्फरनगर में है। हाँ बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक तो सही है। यह पवित्र यमुना नदी के तट पर, ये गलत हो जाएगा। एक एक स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ना। यहाँ तक तो सही है मुजफ्फरनगर में है लेकिन यह पवित्र यमुना नदी के तट पर, ये गलत हो गया। यमुना नहीं, ये गंगा के तट पर है, तो दूसरा गलत है, पहला सही है। मुजफ्फरनगर के नक्षत्र वाटिका का उद्घाटन किसने किया था? उस समय के जो राज्यपाल थे विष्णुकांत शास्त्री, इन्होंने किया था। ये भी सही है। एक और तीन सही है। एक और तीन सही है। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो आप हमारी? अच्छा, मैं आपको कुछ बातें और बताता हूँ। देखो, एक मंदिर है यहीं पर, इसका नाम है शुकदेव। शुकदेव मंदिर। ये जो शुकदेव मंदिर है ना, यहाँ पर कुछ मूर्तियां हैं और ये मूर्तियां बड़ी शानदार बनाई गई हैं। और ये जो मूर्तियां हैं, एक मूर्ति है राजा परीक्षित जी की और एक मूर्ति है यहाँ पर, ये ऋषि हैं, ऋषि शुकदेव की। कहते हैं कि ऋषि शुकदेव ने राजा परीक्षित को यहीं पर भागवत की कथा सुनाई थी। तो आपसे ये पात्र पूछे जा सकते हैं कि शुकदेव में कौन-कौन है? राजा परीक्षित हैं और ऋषि शुकदेव की मूर्तियां हैं यहाँ पे। और यहीं मुजफ्फरनगर में मैंने आपको दो बातें बताई हैं। कौन-कौन सी? दो बातें। एक तो हनुमान मंदिर और एक कौन सा? गणेश मंदिर है। दोनों ही मंदिरों में जो मूर्तियां हैं उनकी लंबाई जरूर याद रखना। हनुमान मंदिर ये 75 फीट है और गणेश मंदिर यहाँ पर जो मूर्ति है वो 35 फीट है। बस इतना याद रखना, हनुमान मंदिर में ज्यादा बड़ी होगी। क्यों? क्योंकि हनुमान जी खड़े हैं और गणेश मंदिर में यहाँ पर छोटी मूर्ति होगी। तो ये 75 है, ये 35 है। मुजफ्फरनगर में जब आप जाओगे तो बहुत सारे और मंदिर मिलते हैं। अगर आप जाना चाहना तो घूमना यहाँ पे। जैसे एक है गंगा मंदिर। आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है गंगा मंदिर, तो क्या बताओगे? मुजफ्फरनगर। गंगा मंदिर। इसके अलावा और भी कुछ है क्या यहाँ? हाँ, यहाँ पर एक नीलकंठ मंदिर है। साथ ही साथ यहाँ पर एक मंदिर है जिसको बोलते हैं चरण दास जी का मंदिर। चरण दास जी का मंदिर। तो ये सारे मंदिर कहाँ हैं? ये हैं मुजफ्फरनगर में। वापस आ जाओ अपने सवाल में। इसमें एक और तीन सही होगा। ठीक। मैं आपको लिए चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 में। कह रहा है कि मुजफ्फरनगर के बारे में सही विकल्प की पहचान करो। मुजफ्फरनगर के बारे में सही विकल्प की पहचान करना है। यह मुरादाबाद मंडल का हिस्सा है क्या? अ, सही विकल्प पहचानना है ना? इसको जरा फिर से पढ़ो। कह रहा है कि ये जो मुजफ्फरनगर है ये मुरादाबाद मंडल का हिस्सा है नहीं। ये जो क्षेत्र है ये सहारनपुर का है। सहारनपुर मंडल इस क्षेत्र में आता है, तो ये पहला गलत होगा। यमुना नदी बिजनौर और मुजफ्फरनगर को अलग करती है, क्या ये सही है? मैप में जाओ। बिजनौर और मुजफ्फरनगर को यमुना कहाँ से अलग करेगी? ये तो गलत हो गया। गंगा अलग करती है ना। बिजनौर और मुजफ्फरनगर को गंगा अलग करती है। यमुना भी गलत, दूसरा भी गलत। फिर कह रहा है मुजफ्फरनगर का एक जिला एक उत्पाद है गुड़, क्या ये सही है? हाँ ये ठीक है। इसका एक जिला एक उत्पाद गुड़ है, तो केवल तीन सही होगा। केवल तीन।
अच्छा, बात सहारनपुर की आ रही है। सहारनपुर, सहारनपुर मंडल, यहाँ पर कौन-कौन शामिल है? 3 है। एक तो सहारनपुर, दूसरा शामली और तीसरा मुज़फ्फरनगर ये शामिल है। तो ये गलत हो जाएगा पहला, ठीक है? और दूसरा भी गलत होगा, केवल 3 सही होगा। तो यहाँ तक आई होप आपने देख लिया। ये हैं कुछ एमसीक्यूज़ जो कि मुज़फ्फरनगर से संबंधित है। अब यहाँ से देखो, सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 को। प्रश्न नंबर 1 में कह रहा है कि एक दरगाह है, आलिया नजफ़-ए-जान, जोगीपुरा। ये कहाँ पर है? ये बिजनौर में पड़ेगी। सी पार्ट सही हो जाएगा। आपको पता होगा आपने उत्तर प्रदेश का मैप पढ़ा होगा तो उसमें बिजनौर के बारे में हमने बहुत सारी बातें अपने बैच में बताई थी कि कौन-कौन से जिलों से ये सीमा साझा करता है, किस राज्य से सीमा साझा करता है, यहाँ पर कौन-कौन से ऐतिहासिक पहलू हैं, इन सब के बारे में बताया था। लेकिन एक बात याद रखो, दरअसल बिजनौर में हाल ही में एक परियोजना शुरू करी गई है। यहाँ पर एक परियोजना शुरू करी गई है। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ? ये मैं बात कर रहा हूँ बिजनौर की। गौर करना। यहाँ पर परियोजना एक शुरू करी गई है, इसे कहते हैं नगीना नगीना नहटौरा मार्ग चौड़ीकरण परियोजना। मार्ग चौड़ीकरण परियोजना। अच्छा, ये जो परियोजना है, इसमें सरकार की तरफ से लगभग 35 करोड़ रुपए आवंटित हो चुके हैं। 35 करोड़ रुपए वित्त का खर्चा आएगा। वापस आओ जरा। सही उत्तर होगा सी पार्ट। मैं आपको लिए चलता हूँ क्वेश्चन नंबर दूसरे में। इसको ध्यान से पढ़ना। यहाँ पर बहुत सारे तथ्य हैं जिनसे आप परिचित हो पाएंगे। कह रहा है सही विकल्प की पहचान करो। सबसे पहला है कि कालागढ़ बांध ब्लॉक अफजलगढ़ में स्थित है। ये बिल्कुल सही है, बिजनौर में है। बिजनौर में वन रिजर्व क्षेत्र अमानगढ़ है क्या? हाँ, बिल्कुल ठीक है। ये भी सही है। अमानगढ़ बाघ अभयारण्य ये 95 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ तक तो सही है। फिर आगे कह रहा है कि यह मूल रूप से राजाजी नेशनल पार्क का हिस्सा है। नहीं, ये गलत हो जाएगा। ये राजाजी का हिस्सा नहीं है। तीसरा गलत है। 2010 में अमानगढ़ को अलग बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था। ये भी गलत है। 2010 गलत होगा। आओ जरा इसके बारे में जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें। देखो, मैं आपको लिए चलता हूँ अमानगढ़ अमानगढ़ बाघ अभयारण्य, ठीक है? अमानगढ़ टाइगर रिजर्व। सबसे पहले मुझे 2-3 जानकारियाँ, कहाँ पर है? स्थान बताओ। तो आपने कहा कि भैया ये तो बिजनौर में है। मैंने कहा बिजनौर में है, फिर मुझे एक बात और बता दो, इसका क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल, तो आपने कहा कि काहे में पूछ रहे हो आप? किलोमीटर में पूछ रहे हो या मील में पूछ रहे हो? तो मैंने कहा पहले आप किलोमीटर में बताओ, फिर आप मील में बता देना। किलोमीटर में है 95 किलोमीटर स्क्वायर और माइल्स में? तो आपने कहा कि 36 माइल्स स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। फिर मैंने कहा कि मुझे अच्छा एक बात और बताइए आप लोग, ये टाइगर रिज़र्व है, तो ये किसका हिस्सा था? ये राजा जी का था, जिम कॉर्बेट का था या किसका था? तो आपने कहा कि ये पहले जिम कॉर्बेट जिम कॉर्बेट का हिस्सा हुआ करता था, हिस्सा था। फिर इसके बाद अच्छा जिम कॉर्बेट का हिस्सा था तो कभी न कभी अलग किया गया होगा। आपने कहा हाँ सर बिल्कुल अलग किया गया है। तो मुझे बताओ इसे जिम कॉर्बेट से अलग कब किया गया? 2012 में इसे जिम कॉर्बेट से पृथक करके एक अलग टाइगर रिज़र्व के रूप में घोषित किया जा चुका है। ठीक, यहाँ तक बात समझ गए? तो 2012 याद रखो। फिर एक बोर्ड है उत्तर प्रदेश में पर्यावरण से संबंधित। इस बोर्ड के बारे में भी हम चर्चा कर लें। तो ध्यान से सुनना, बोर्ड का नाम है उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश पर्यावरण उत्तर प्रदेश पर्यावरण पर्यटन विकास बोर्ड पर्यटन विकास बोर्ड। तो मैंने आपसे पूछा कि भैया ये बताओ, ये जो उत्तर प्रदेश पर्यावरण पर्यटन विकास बोर्ड है, क्या इसका शॉर्ट फॉर्म भी है? जो आयोग पूछ सकता है आपसे। तो आपने कहा हाँ, नाम है यूपीईटीडीबी। अगर डायरेक्ट ये शब्द आ जाए तो कंफ्यूज मत होना। इसका सीधा सा मतलब होता है उत्तर प्रदेश एनवायरनमेंट टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड, यूपीईटीडीबी। तो मैंने कहा कि अच्छा मुझे इसके बारे में 2-3 जानकारियाँ बता दो। आपने कहा पूछो। मैंने कहा कि स्थापना बताओ सबसे पहले। सबसे पहले इसकी स्थापना बताओ। आपने कहा कि स्थापना हुई थी अगस्त 2022 में। तो मैंने कहा ये तो नया है संस्थान। हाँ, बिल्कुल नया है। 2022 में बना था। योगी जी ने
इसको बनाया था। तो फिर ये अगर बोर्ड है, तो काम करने के लिए इसके सहायक विभाग भी होंगे। क्या काम करने के लिए इसे कुछ सहायक विभाग सौंपे गए हैं? आपने कहा हाँ, बिल्कुल, सहायक विभाग हैं। कौन-कौन से हैं? आओ ज़रा समझते हैं। एक तो पर्यावरण, उत्तर प्रदेश का पर्यावरण विभाग, पर्यावरण का मतलब पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन विभाग की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा मैंने कहा एक विभाग और है, आयुष विभाग, आयुष विभाग। फिर एक मैंने कहा और है, नाम है ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास विभाग। साथ ही साथ शहरी विभाग, ये भी इसका एक सहायक विभाग है। इसके अलावा सिंचाई सिंचाई विभाग, साथ ही साथ कृषि विभाग, ये भी इसका एक सहायक है। बागवानी विभाग, बागवानी विभाग के अलावा और क्या है? खेल विभाग, खेल विभाग के अलावा परिवहन विभाग। बस इतने याद रखो, ये सारे के सारे हैं उत्तर प्रदेश पर्यावरण पर्यटन विकास बोर्ड के सहायक विभाग। ठीक है, कब इस्टेब्लिशमेंट हुई थी? 2022 में। वापस आ जाओ अपने सवाल में। सही उत्तर हो जाएगा एक और दो, सी पार्ट। मैं लिए चलता हूँ अब आपको तीसरे में। तीसरा क्या कह रहा है? कह रहा है कि नगीना हस्तशिल्प के बारे में सही कथन बता दो कि कौन से सही है। तो पहले तो आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ो भैया। नगीना काष्ठ शिल्प एक प्रकार की लकड़ी पर की जाने वाली नक्काशी की एक कला है। बिल्कुल ठीक है। फिर दूसरे में कह रहा है कि इसमें आबनूस, शीशम पर जड़ाई और जाली के काम की महारत इसमें प्रदर्शित की जाती है। ये भी सही है। नगीना काष्ठ शिल्प को 2021 में जीआई टैग मिला था। ये गलत है। एक और दो केवल सही है। आओ जरा समझते हैं नगीना हस्तशिल्प के बारे में। गौर करना। सबसे पहले मैंने शब्द लिखा नगीना। मुझे बताओ ये क्या है भाई? इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है आभूषण। याद रखोगे? आभूषण। अच्छा, यहाँ की प्रसिद्ध कला क्या है? तो आपने बताया कि यहाँ की प्रसिद्ध कला है लकड़ी का शिल्प, यानी लकड़ी पर काम करना, नक्काशी करना। तो इसी वजह से इसे एक नाम दिया जाता है। इसे कहा जाता है लकड़ी शिल्प शहर। ठीक है? अगर आपसे पूछे लकड़ी शिल्प शहर किसे कहा जाता है तो यही है। चलो ये सब है कहाँ पे? ये सब है बिजनौर में। मैं आपको बिजनौर से संबंधित 2-3 जानकारियाँ बता दूँ। सबसे पहली जानकारी तो यही है कि गंगा नदी प्रवेश कर रही हैं। और मुझे बताओ गंगा नदी ये बिजनौर में कौन-सी सीमा बनाती है? पूर्वी सीमा या पश्चिमी सीमा? याद रखो। गंगा नदी इस जिले से पश्चिमी सीमा बनाती हैं। पश्चिमी सीमा बनाती हैं। चलो, यहाँ का जो ये लकड़ी शिल्प है जिसको कहते हैं नगीना काष्ठ शिल्प, नगीना काष्ठ शिल्प। मुझे बताओ इसे जीआई टैग कब मिला? जीआई टैग। तो आपने कहा कि इसे जीआई टैग तो मुझे 2023 मैंने पढ़ा था कि 2023 में मिला था। तो मैंने कहा हाँ, बिल्कुल ठीक पढ़ा था आपने। इसी वजह से जो ये वाले आंसर लिखे हैं ना, ये गलत हो जाएँगे। 2021 में नहीं, यहाँ पर 2023 होना चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर आप याद रखो। अभी एक रिपोर्ट आई है, उसमें हस्तशिल्प के बारे में कुछ जानकारी दी है। आपकी जो आगे आने वाली परीक्षाएँ हैं, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। खासतौर से लेखपाल और जूनियर असिस्टेंट के लिए। हस्तशिल्प के बारे में सूचना क्या आई है? हस्तशिल्प के बारे में कहा गया है सरकार की तरफ से कि जो भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, गौर करना, भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ठीक है? भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था इसका केंद्र है, या हम कहें भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का केंद्र क्या है? तो वो कहते हैं हस्तशिल्प को। समूची अगर भारत की हम बात करें, तो ये जो हस्तशिल्प उद्योग है, इस उद्योग में कितने कारीगर हैं? तो अभी एक डेटा के अनुसार उसमें दिया गया है कि लगभग 64.66 लाख इसमें कारीगर हैं। एक सवाल और मैं पूछता हूँ आपसे कि इसमें महिला कितनी है? महिलाओं का प्रतिशत बताओ। 64% है। ये डेटा आपके लिए महत्वपूर्ण है बस, ये इम्पोर्टेंट है। और दूसरी बात, अगर हम बात करें हथकरघा में, हथकरघा, बुनकर,
हथकरघा बुनकरों में महिलाएं कितनी प्रतिशत हैं? ये भी डेटा आपके लिए महत्वपूर्ण है। महिला है यहाँ पर 71%। ये दोनों डेटा आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलो वापस आ जाओ। अ, पहला और दूसरा सही होगा, यानी बी पार्ट। मैं आपको लिए चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 में। 4 क्या कहता है? 4 कहता है कि ये कथन है, इनको पढ़ो और बताओ कि कितने गलत हैं। यानी कि गलत कथनों की संख्या पूछ रहा है। पहला कह रहा है कि नजीबाबाद को गेटवे ऑफ हिमालय कहा जाता है, बिल्कुल सही है। नजीबाबाद शहर नवाब नजीब उद दौला द्वारा स्थापित किया गया और इस नवाब को नजीब खान के नाम से जाना जाता था, ये भी सही है। इसके अलावा कह रहा है कि इस क्षेत्र में स्थित प्रसिद्ध निजाम उद दौला किले को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सुल्ताना डाकू आवास कहकर पुकारती थी, ये भी सही है। तीनों सही, यानी कि गलत पूछ रहा है ना, तो शून्य गलत हो जाएगा। गलत कथनों की संख्या कितनी है? 0। कोई गलत नहीं है। ठीक, कोई गलत नहीं है। आ जाओ, मैं कुछ बातें आपको बताता हूँ, गौर करना। यहाँ मैंने लिखा निजाब उद दौला। निजाब उद दौला का किला, उसके बारे में डिस्कस कर लें। सबसे पहले ये है कहाँ पर? यह है बिजनौर में। लोकेशन जरूर याद रखना। निजाम उद दौला का किला बिजनौर में। अच्छा, यहीं पर एक शहर है, उसका नाम है नजीबाबाद, बिजनौर में। उसके बारे में कहा जाता है कि ये तो हिमालय का हिमालय का प्रवेश द्वार है। ये हिमालय का प्रवेश द्वार है। अच्छा, फिर मुझे एक बात और और बताइए, हिमालय का इसे प्रवेश द्वार कहा जाता है। शहर की स्थापना शहर की स्थापना किसने करी थी, पता है आपको? ये की थी नजीब खान ने। नजीब खान को और कुछ नाम से जाना जाता है, हाँ, इसे कहा जाता है नवाब। इसे कहते हैं नवाब नजीब उद दौला। ठीक, और यही वो किला है जिसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहती थी सुल्ताना डाकू का आवास। सुल्ताना डाकू का आवास। ठीक है, यहाँ तक भी आप समझ गए। अच्छा, एक किला नजीबाबाद सुल्ताना किला यहीं पर है, तो वापस आओ। सही सारे हो जाएंगे, कोई गलत नहीं है। मैं आपको लिए चलता हूँ फिफ्थ में, पांचवें में। पांचवा क्या कह रहा है? बिजनौर में विदुरकुटी आश्रम, ये किस नदी के किनारे है? ये गंगा के किनारे ही होगा, बिजनौर है ना, गंगा के किनारे। सिक्स में देखो, 6 नंबर में कह रहा है कि नजीबुद्दौला किला इसे कादिर गुलाम कादिर ने 18वीं शताब्दी के मुगल साम्राज्य के पतन के बाद बनवाया था, बिल्कुल सही है। इंदिरा पार्क और विदुरकुटी मंदिर ये बिजनौर में है, ये भी सही है। दरगाह आलिया नजफ जान ये बिजनौर में है, लेकिन ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है सैयद राजू से, ये भी सही है। तो यहाँ सारे के सारे सही हो जाएंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा बी पार्ट। और आगे बढ़े, सेवेंथ देख लो जरा। सातवां क्या कह रहा है? कह रहा है कि सही विकल्प की पहचान करो। आगरा शहर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वुड क्राफ्ट सिटी कहा जाता है ना, गलत है। वुड क्राफ्ट सिटी आगरा को थोड़ी कहेंगे, है ना, ये तो बिजनौर को कहेंगे। तो पहला वाला गलत हो गया। दूसरे में आओ जरा। बिजनौर जनपद मुरादाबाद मंडल के उत्तर पश्चिमी किनारे पर स्थित है, ये सही है। इसके अलावा गंगा नदी की गहरी जो जलधारा है वो बिजनौर जनपद की पूर्वी सीमा निर्धारित करती है, ये गलत है। पूर्वी नहीं, पश्चिमी सीमा, पश्चिमी सीमा निर्धारित करती है। तो तीसरा गलत है, पहला भी गलत है, तीसरा भी गलत है, यानी कि केवल दो सही है। कह रहा है कि सही विकल्प की पहचान करो। यहाँ पर 7, केवल दो, इनमें से कोई नहीं होगा फिर तो। तो यहाँ केवल और केवल दो सही होगा, बाकी दोनों गलत है। और आगे बढ़ो जरा, क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ। आठवां क्या कह रहा है, इसको ध्यान से पढ़ना, करंट अफेयर का है। चर्चा में रहा प्रोजेक्ट डॉल्फिन, ये भी चर्चा में है। इसके संबंध में सही विकल्प का चयन करो। उत्तर प्रदेश के संभल से डॉल्फिनों की संख्या का दूसरा व्यापक सर्वेक्षण अभियान शुरू किया गया है, नहीं, गलत है। संभल से नहीं शुरू किया गया है, पहला गलत हो गया। इस सर्वेक्षण में दूसरे चरण में गंगा के मुख्य भाग एवं सिंधु नदी को शामिल किया गया है। 1 मिनट, फिर से पढ़ो इसको जरा। दूसरे स्टेटमेंट को क्या कह रहा है? इस सर्वेक्षण का जो दूसरा चरण है, उसमें गंगा के मुख्य भाग
और सिंधु को शामिल किया गया, ये भी गलत है। दूसरे चरण में गंगा को शामिल नहीं किया गया है, बल्कि गंगा की सहायक नदियों को शामिल किया गया है। तो पहला भी गलत, दूसरा भी गलत। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी बिजनौर से प्रवेश करती है, ये सही है। केवल 3, सी पार्ट। अब ज़रा मैं आपको लिए चलता हूँ ब्लैक बोर्ड में। यहाँ पर कुछ तथ्य देखो। सवाल पूछ रहा था प्रोजेक्ट डॉल्फिन के बारे में। सवाल में प्रोजेक्ट डॉल्फिन के बारे में आपसे पूछ रहा था। तो मुझे बताओ सबसे पहले कि राष्ट्रीय राष्ट्रीय डॉल्फिन डे ये कब मनाते हैं? राष्ट्रीय डॉल्फिन डे मनाते हैं 5 अक्टूबर को, ठीक है? 5 अक्टूबर को सबसे पहले शुरुआत कब हुई? सबसे पहले इसे मनाने की शुरुआत कब हुई? तो शुरुआत ज़रूर याद रखना, 2022 से इसकी शुरुआत होती है। अच्छा, एक सवाल मुझे और बताओ। मुझे ये बताइए कि ये जो डॉल्फिन है ना, इसे राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया था? राष्ट्रीय जलीय जीव, इसे कब घोषित किया गया था? इसे घोषित किया गया था 2009 में, ठीक? और ये जो डॉल्फिन है, इसे एक नाम और दिया जाता है, इसे कहा जाता है टाइगर ऑफ टाइगर ऑफ गंगा, याद रखो। और ये जो प्रोजेक्ट डॉल्फिन है, इसे मंजूरी कब मिली थी? प्रोजेक्ट टाइगर को मंजूरी मिली थी 2019 में, याद रखो। ये सारी बातें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो वापस आओ, पूछ क्या रहा है? पूछ रहा था ये जो चरण है इनके बारे में, आओ इसके बारे में भी डिस्कस कर लें। देखो, ये जो सर्वेक्षण का काम शुरू हुआ है ना, सर्वेक्षण का काम, ये जो शुरू हुआ है, कहते हैं, जानकारियाँ मिलती हैं कि ये 2 चरणों में पूरा होगा। चरण 1 और चरण 2, ये 2 चरणों में पूरा होगा। चरण 1 में किसे शामिल किया गया है और सेकंड स्टेप में किसे शामिल किया गया है? तो ये जो पहला चरण है, ये बिजनौर से, गौर करना, बिजनौर से गंगा सागर तक, गंगा सागर तक इसे शुरू किया गया है। फिर से समझो, बिजनौर से गंगा सागर तक, और इसमें शामिल एक और नदी किया गया है, ये नदी है सिंधु। तो यहाँ पर डॉल्फिन का सर्वेक्षण होगा। और जो दूसरा चरण है, उसमें किसे-किसे शामिल किया गया है? उसमें ब्रह्मपुत्र में डॉल्फिन का सर्वे होगा। इसके अलावा गंगा की सहायक नदी को शामिल किया गया है, और सुंदरवन को शामिल किया गया है, साथ ही साथ ओडिशा का क्षेत्र। इन सभी क्षेत्रों को शामिल किया गया है स्टेप 2 में, चरण 2 में। अब यहाँ पर आओ, कह रहा है कि पहला तो गलत हो जाएगा, संभल से शुरू हुआ है, गलत है। इस सर्वेक्षण में दूसरे चरण में गंगा को शामिल किया गया, ये भी गलत है ना? केवल 3 सही होगा। और आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 9th में आ जाओ। 9 कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रही नको वाली झील, ये उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? अभी चर्चा में रही थी ये रिनोवेशन कराने के लिए, तो ये बिजनौर में है, याद रखो। हालाँकि बहुत छोटी झील है, सूख रही है, इस वजह से आप इसको याद रखो। क्वेश्चन नंबर 10वें में आओ, बिजनौर के संबंध में सही विकल्प का चयन करो। इसकी सीमा मुजफ्फरनगर से लगती है, हाँ लगती है, मेरठ से लगती है, हापुड़ से, गलत हो गया, पहला वाला गलत है। दूसरे में कह रहा है बिजनौर की सीमा भारत के मात्र 2 राज्यों से लगती है। कौन-कौन? एक तो यूपी हो गया, दूसरा उत्तराखंड हो गया। कह रहा है उत्तर प्रदेश को छोड़कर बताओ, क्या 2 राज्यों से लगती है? नहीं, गलत हो गया। उत्तराखंड से केवल लगेगी। बिजनौर को कटेहर क्षेत्र भी कहा जाता है, ये सही है। केवल 3, ई पार्ट सही होगा, ठीक है? तो ये है बिजनौर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़। चलिए शुरुआत करते हैं बागपत के बारे में। क्वेश्चन नंबर पहला देखो, ध्यान से पढ़ना इसको। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि ये कथन दिए हैं, इन कथनों पर विचार करो और बताइए कि कितने कथन सत्य हैं। कितने आदमी थे वाला, कितने कथन सत्य हैं, ये पूछ रहा है। कौन से सत्य हैं वो नहीं, गिन के बताओ। सबसे पहला स्टेटमेंट कहा गया है कि सल्तनत काल में जिले का नाम बागपत रखा गया था। ये जो बागपत जिला है ना, इसे व्याघ्रप्रस्थ कहा जाता था। लेकिन पहला स्टेटमेंट कह रहा है क्या इसका नाम बागपत ये सल्तनत काल में रखा गया है? नहीं, ये गलत है। फिर दूसरे स्टेटमेंट में कह रहा है कि बागपत यमुना के किनारे अवस्थित है। हाँ, ये ठीक है। बागपत की जो सीमा है वो पश्चिम में हरियाणा से लगती है, यहाँ तक तो सही है। पूर्व में उत्तराखंड से लगती है, ये गलत हो जाएगा। ये गलत है, पूर्व में उत्तराखंड से नहीं लगती। अब देखो यहाँ पर ये है उत्तराखंड,
और ये है बागपत जो आपको रेड में दिख रहा है, जो आपको गेरुए में दिख रहा है। यहाँ पर है हरियाणा, तो हरियाणा को तो स्पर्श करेगा लेकिन उत्तराखंड को नहीं स्पर्श करेगा। तो तीसरा भी गलत हो गया। पहला भी गलत है और तीसरा भी गलत है। फिर कह रहा है बागपत शहर को मूलतः व्याघ्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। हाँ, ये सही है। यानी 2 और 4 सही है, अर्थात स्टेटमेंट केवल और केवल 2 सही हैं। एक तो ये स्टेटमेंट सही है, दूसरा ये सही है। तो कह रहा है कितने सत्य हैं? वही पूछा है। बी पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है? बी पार्ट। अब ज़रा बागपत के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ याद रखो। बागपत, गौर करना। यहाँ से सबसे पहले तो इसका मूल नाम पता होना चाहिए आपको। मूल नाम है व्याघ्र प्रस्थ। ठीक है? ये नाम क्यों दिया गया? क्योंकि यहाँ पर कहते हैं पहले बाघों की संख्या बाघों की संख्या ज़्यादा थी और इसी वजह से इसे व्याघ्रप्रस्थ भी कहा जाता था। लेकिन इसका एक अन्य नाम भी है। न सिर्फ इसे व्याघ्रप्रस्थ कहा जाता है, इसे वाक्यप्रस्थ भी कहा जाता है। ये जो वाक्यप्रस्थ है इसका मतलब क्या है? देखो, अवधारणाएँ हैं अलग-अलग। एक अवधारणा कहती है कि यहाँ पर बाघों की संख्या ज़्यादा थी, इस वजह से व्याघ्रप्रस्थ कहा जाता है। दूसरी अवधारणा कहती है कि जो यहाँ का जो स्थान है वो भाषण देने वाला स्थान था। भाषण देने वाला स्थान। चूँकि यहाँ पर भाषण देने वाला स्थान था इस वजह से इसको वाक्यप्रस्थ भी कहा जाता है। याद रखो, ये दोनों नाम बागपत के ही हैं। अब यहाँ से ये बागपत नाम कैसे पहुँचा? तो काल आया मुगल काल। मुगल काल में कहते हैं इसका नाम बागपत रख दिया गया था, तो सल्तनत काल गलत हो जाएगा। ठीक है? लेकिन ये जो पूरा क्षेत्र है बागपत का, एक क्रांति हुई थी भारत में, 1857 की क्रांति। हालाँकि ये उत्तर भारत में ज़्यादा इसका विकास हुआ था, दक्षिण भारत में बहुत ही छिटपुट जगहों पर इसका विकास हुआ था। तो ये जो 1857 की क्रांति है, इसी क्रांति के बाद ये जो शहर है बागपत, इसे हेडक्वार्टर बनाया गया था तहसील का, याद रखो। ये हेडक्वार्टर बना था। अच्छा, बागपत में ही एक जगह है, मान लेते हैं ये है बागपत और यहीं पर एक जगह है मंडी। ये मंडी क्यों फ़ेमस है? ये मंडी उस समय हुआ करता था यहाँ का बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र। ये व्यापारिक केंद्र था और इस मंडी की स्थापना किसने करी है? ये आपसे पूछा जा सकता है। इसकी स्थापना के बारे में याद रखना, एक शख्स है एक जगह थी नजीबाबाद। नजीबाबाद हमने बिजनौर में इसके बारे में डिस्कस किया था। तो नजीबाबाद का एक रूहेला सरदार हुआ करता था। एक रूहेला सरदार हुआ करता था। इस सरदार का नाम था, गौर करना, इसका नाम था नजीब खान। ये जो नजीब खान बंदा है, इसका बेटा भी था, इसका पुत्र भी था। पुत्र का नाम है जबीता खान। तो कहते हैं कि जबीता खान ने इस मंडी की स्थापना करी थी। भूलिएगा नहीं, याद रखो। और ये बागपत किसके किनारे अवस्थित है? ये है यमुना के किनारे। यमुना के किनारे ये अवस्थित है। फिर से समझ लो पूरे के पूरे यहाँ पर जो मैंने लिखा है बागपत, इसका मूल नाम क्या है? व्याघ्रप्रस्थ। क्योंकि बाघों की संख्या ज़्यादा थी, इस वजह से इसे व्याघ्रप्रस्थ कहा जाता है। इससे एक अवधारणा के आधार पर इसे वाक्यप्रस्थ भी कहा जाता है क्योंकि ये भाषण देने वाला स्थान हुआ करता था। फिर मुगल काल में इसे बागपत कहा जाने लगा। 1857 की क्रांति के बाद इसे हेडक्वार्टर बना दिया गया था तहसील का। यहीं पर एक जगह है मंडी। मंडी एक व्यापारिक केंद्र हुआ करता था जिसकी स्थापना नजीबाबाद के रुहेला सरदार नजीब खान के पुत्र जाबिता खान ने की थी और ये यमुना के किनारे अवस्थित है। अब जरा यहाँ पर आओ, इस मैप को देखो। ये जो आपको क्षेत्र दिख रहा है गेरुए कलर का, ये है बागपत। अब अगर हम इस पूरे के पूरे क्षेत्र को उठा लें, मान लो मैंने उठाया ये है बागपत और मैप में जब आप जाओगे तो बागपत में उत्तर की तरफ से स्पर्श कर रहा है मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर और उत्तर में उत्तर पश्चिम की तरफ से स्पर्श कर रहा है शामली। जैसे ही आप पश्चिम में आओगे तो इस दिशा में स्पर्श कर रहा है हरियाणा। ठीक। और जैसे ही आप दक्षिण में आओगे यहाँ पर है गाजियाबाद। गाजियाबाद यहाँ दक्षिण में स्पर्श करता है और पूर्व में कौन स्पर्श करता है? पूर्व में उत्तर प्रदेश का एक जिला है मेरठ, ये मेरठ स्पर्श करता है। और यकीन जानिए बागपत मेरठ से ही अलग करके बनाया गया था। मेरठ से अलग होकर अलग होकर ये बना था, बागपत बना।
ठीक है? तो ये सारी बातें आप विद मैप तैयार रखो। मैप आपको भरना इसीलिए बहुत ज़रूरी है चूँकि सवाल पूछे जाते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 2 स्टेटमेंट यहाँ से सही हैं। और आगे बढ़ें? क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ। कह रहा है किस ये जो बागपत का शहर है, ये किस नदी के तट पर है? ये यमुना के तट पर है। सी पार्ट सही होगा इसका। यमुना नदी से मुझे 1-2 बातें याद आ रही हैं। कहो तो मैं आपको बता दूँ। देखो, यमुना। यमुना के बारे में एक बात याद रखना, ये जो प्रवेश करती है ना प्रदेश में अपने, प्रवेश प्रदेश में ये करती है सहारनपुर से। सहारनपुर से इसका प्रवेश होता है। अब यमुना की कुछ सहायक नदियाँ भी हैं। हाँ, हैं। तो मुझे बताओ, यमुना की दाईं छोर की सहायक नदियाँ कौन-सी हैं? और यमुना की बाईं छोर की सहायक नदियाँ कौन-सी हैं? तो दाएँ छोर की जब आप सहायक नदियों को देखते हो, तो एक तो आ जाती है चंबल, चंबल, बेतवा, केन, सिंध और भगाइन। और वहीं बाईं छोर की नदियाँ कौन है? जैसे हिंडन, टोन्स, इसके अलावा गिरि, गिरि के अलावा ऋषिगंगा और हनुमान, हनुमान गंगा। ये कुछ नदियाँ हैं जो बाएँ और दाएँ छोर पर यमुना को स्पर्श करती हैं। तो किस नदी के तट पर है यमुना? और आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर तीसरे में आ जाओ। तीसरे को ध्यान से समझो। कह रहा है कि बागपत में एक छोटा व्यापारिक केंद्र है मंडी। मंडी के नाम से अ, जस्ट वेट, मंडी के नाम से था एक व्यापारी केंद्र। ये कह रहा है इसकी स्थापना किसने की थी? यानी मंडी की स्थापना पूछ रहा है तो नाम होगा जबीता खान। ये मैं अभी आपको बता चुका हूँ। जबीता खान। ये जो पिक लगी है ये ताजमहल की लगी है। तो ताजमहल के बारे में 1-2 बातें याद रखो। आओ ज़रा समझते हैं। ये मैंने लिखा ताजमहल। कौन-कौन सी बातें हो सकती हैं आपके लिए? एक तो आगरा में है, तो इस इतने सिंपल सवाल तो पूछे नहीं जाते हैं। लेकिन ताजमहल को कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है। इसे कहा जाता है वास्तुकार की कला का रत्न। वास्तुकार की कला का इसे रत्न कहा जाता है। इसके अलावा ये जो ताजमहल है, इसे कहा जाता है जन्नत से धरती पर उतारा गया उतारा गया स्मारक। इसे कहा जाता है जन्नत से धरती पर उतारा गया स्मारक। साथ ही साथ रौजा मुनव्वर कहा जाता है। इसके अलावा ये जो सफ़ेद है, सफ़ेद किस वजह से है? सफ़ेद है संगमरमर की वजह से। संगमरमर के कारण सफ़ेद है। कहाँ से ये लाया गया था? ये लाया गया था मकराना से। तो मकराना की मान से लाया गया सफ़ेद संगमरमर के कारण ये ताजमहल हमें सफ़ेद दिखता है। तो एक सवाल यहाँ पर और पूछा जा सकता है कि ये जो ताजमहल है, इसे बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? इसे बनाने की प्रेरणा मिली थी हुमायूँ के मकबरे से। हुमायूँ का मकबरा, आपसे सवाल पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि ताजमहल की प्रेरणा स्रोत क्या है? हुमायूँ का मकबरा। तो मुझे इसका वास्तुकार भी बता दो लगे हाथों। वास्तुकार कौन है? वास्तुकार है, नाम है उस्ताद अहमद अहमद लाहौरी। ये सवाल आपसे यूपी ट्रिपल एससी ने पूछा भी था इसलिए याद रखोगे। इसके अलावा एक और है जनाब ईसा खां, उनका भी नाम आता है वास्तुकारों की श्रेणी में, तो लेकिन ये महत्वपूर्ण है आप नाम आपके लिए। ठीक है? उस्ताद अहमद लाहौरी। वापस चलें अपने क्वेश्चन में। तीसरे का सही उत्तर हो जाएगा जबीता खान। और आगे बढ़ो। चौथे में कह रहा है बागपत के इतिहासकालीन तथ्य निम्नलिखित दिए गए हैं। निम्न कथन दिए हैं और इन पर कह रहा है कि विचार करो और पहचानो कि सही विकल्प कौन-सा है। पहचान लो भई। महाभारत के पांडव बंधुओं ने इसे स्थापित किया था। हाँ, बिल्कुल ठीक है। यहाँ बड़ौत के पास स्थित बरनावा में लाक्षागृह है और ये मोम का बना हुआ महल था। आपको पता होगा स्टोरी अगर आपने सुनी होगी कि लाक्षागृह में आग लगा दी जाती है ताकि ये जो पांडव हैं ये मारे जाएँ। और इसका निर्माण दुर्योधन के मंत्री यानी दुर्योधन का एक मंत्री था जिसका नाम था पुरोचन। इसी ने पांडवों को मारने के लिए इसका निर्माण किया था। चूँकि ये बहुत जल्दी लाक्षागृह आग पकड़ लेता है, इसी वजह से इसको बनाया गया था। दूसरा भी सही है। बागपत को व्याघ्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता है। हाँ, ये भी सही है। तो ये तीनों सही हो जाएँगे सी पार्ट। अच्छा यहाँ पर आओ, ये जो इमेज दिख रही है, ये इमेज यहाँ पर मैं लिए आता हूँ आपको काशी विश्वनाथ काशी विश्वनाथ मंदिर के पास। काशी विश्वनाथ मंदिर को देखो और मुझे 2-4 सवालों के जवाब दो। यहाँ पर एक आक्रमण हुआ था
और ये आक्रमण हुआ था शर्की शासक के द्वारा। सवाल आपसे पूछा जाएगा कि किस शर्की शासक ने वाराणसी काशी के विश्वनाथ मंदिर को क्षति पहुंचाई थी? तो नाम है इसका सुल्तान सुल्तान महमूद शाह। ये कौन था? ये एक शर्की शासक था, याद रखिएगा। फिर इसके अलावा यहाँ से कुछ ईयर्स में लिखता हूँ। 1585 1585, इसके अलावा 1669, साथ ही साथ 1777, 1780 और एक वर्ष में लिखता हूँ 1830 का दशक। मुझे बताओ काशी विश्वनाथ मंदिर के संदर्भ में ये ईयर्स महत्वपूर्ण क्यों हैं? 1585 में क्या होता है? 1585 में इस मंदिर को एक शख्स था, राजा टोडरमल। कहते हैं कि राजा टोडरमल ने इसका पुनर्निर्माण पुनर्निर्माण कराया था। 1669 में क्या हुआ? औरंगजेब ने इसको तुड़वाया था फिर से। औरंगजेब ने इसे तुड़वाया था। 1777 और 78 के दशक में हुआ ये था कि अहिल्याबाई होलकर का नाम आपने सुना होगा। अहिल्याबाई होलकर। कहते हैं कि अहिल्याबाई होलकर ने इसका जीर्णोद्धार कराया था। और 1830 के दशक में एक शख्स हुआ करते थे, रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह। कहते हैं महाराजा रणजीत सिंह ने इस पर सोने की चादर चढ़वाई थी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण ईयर्स हैं विश्वनाथ धाम के संदर्भ में, इसलिए इनको आप याद रखोगे। वापस आ जाओ, सही उत्तर होगा तीनों। और आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ। कह रहा है बड़ौद और खेकड़ा, ये जो तहसील है, ये तहसीलें उत्तर प्रदेश के किस जनपद से संबंधित हैं? ये बागपत जनपद है। यहाँ पर 3 तहसीलें हैं, तीनों के नाम याद रखो। एक तो है बागपत तहसील, दूसरा है बरौत और तीसरा है खेकड़ा। खेकड़ा कह लो या खेकड़ा कह लो, तो सही उत्तर हो जाएगा ए पार्ट। 6 में आ जाओ जरा। 6 में क्या कह रहा है? कह रहा है सही विकल्प की पहचान करो। त्रिलोक तीर्थ धाम, ये जनपद बागपत के बड़ा गांव स्थित एक जैन मंदिर है। और मंदिर के शिखर पर अष्टधातु निर्मित ऋषभ देव की 31 फीट ऊंची पद्मासन में अवस्थित मूर्ति यहाँ पर है। बिल्कुल सही है। इसी मंदिर में ध्यान केंद्र, समसरण, इसके अलावा नंदीश्वर द्वीप, त्रिकाल चौबीसी, मेरू मंदिर, कमल मंदिर, पार्श्व मंदिर, जम्बू द्वीप, ये सारे के सारे यहीं पर हैं। यहीं पर आईएएफ इंडियन एयरफोर्स चांदी नगर चमरावल गांव के पास स्थित भारतीय वायुसेना का प्रशिक्षण गरुड़ कमांडो बल केंद्र है। क्या ये सही है? तीनों सही हैं, याद रखो। गरुड़ कमांडो बल केंद्र ये कहाँ पर है? यहीं पर है, चमरावल गांव में। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, यानी कि उपर्युक्त सभी सही हैं। ठीक। ये किसकी इमेज है मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ये जो आप पिक देख रहे हो ये किसकी है? कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ। चलो अब एक छोटा सा स्मारक है उसके बारे में डिस्कस कर लें। आपने सुना भी होगा और आपने पढ़ा भी होगा अगर आप यूपी स्पेशल के नोट्स में पढ़ रहे हैं तो। ये है शाही पुल। शाही पुल। क्या आप मुझे बता सकते हो शाही पुल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ? एक तारीख मुइमी एक तारीख मुइमी है। इसके अनुसार अगर हम आपसे कुछ पूछें और शाही पुल के बारे में अगर हम आपसे पूछें तो मुझे 2-4 जानकारियाँ बताना। सबसे पहले ये जो शाही पुल है, तारीख मुइमी के आधार पर ये किसका काल था उस समय? उसका समय था यानी कौन शासन कर रहा था जिसके समय में ये निर्माण हुआ था? इसके अलावा इसका निर्माणकर्ता कौन है? निर्माण कराया किसने? और साथ ही साथ ये जो पुल है, इसकी चौड़ाई मुझे बता दो कितनी है? और इसकी एक खास बात, इसमें इसकी खास या हम कहें इसकी विशेषता क्या है? तो ये 4 बातें बताओ। किसके समय में हुआ इसका निर्माण? अकबर के समय में। ठीक? इसने निर्माण कराया, एक शख्स का नाम है, इसका नाम है मुनईन खान। मुनईन खान, इसी के द्वारा इसको निर्मित कराया गया था। और याद रखो 1564 के आसपास इसको निर्मित कराया गया था। इसकी जो चौड़ाई है वो है लगभग 26 फुट। और खास क्या है? खास ये है कि एक हाथी है, हाथी बड़ा होता है तो हाथी की पीठ है और इसी पीठ पर शेर बैठा है। शेर बैठा है 2 पंजों पर। तो ये इमेज बनाई गई है। ये इमेज इस पुल को और खास बनाती है ना? वापस आओ ज़रा, सही उत्तर हो जाएगा तीनों।
अब मैं आपको लिए चलता हूँ 7th में। क्या है 7 में? कह रहा है कि बताओ यहाँ पर कौन-सी नदी आएगी? उस नदी के पास बलेनी गाँव में वाल्मीकि आश्रम स्थित है। यहीं पर लव-कुश का जन्म हुआ था और राम-रावण युद्ध के पश्चात जब सीता जी को निर्वासित कर दिया गया था महल से, तो वो यहीं पर आके बसी थीं। ये हिंडन नदी की बात कर रहा है। हिंडन नदी के पास बलेनी गाँव में ये आश्रम अवस्थित है। हालाँकि अलग-अलग जिले अलग-अलग दावा करते हैं। कानपुर की जब आप साइट पे जाओगे तो वहाँ भी दावा मिलता है कि यहाँ पर आश्रम है। लेकिन कुछ मंदिर हैं बागपत में, ये मंदिर ज़रूर याद रखना। कौन-कौन से? एक तो है नाग बाबा का मंदिर, एक याद रखो वाल्मीकि मंदिर, वाल्मीकि मंदिर, साथ ही साथ गुफा वाले बाबा का मंदिर, इसको भी याद रखो। इसके अलावा त्रिलोक तीर्थ धाम, ये कहाँ पर है? यहीं पर है। पुरा महादेव, पुरा महादेव का मंदिर कहाँ पर है? यहीं पर है। और बस इतना ही याद रखो, ठीक है? तो नाग बाबा ये कहाँ है? यहीं बागपत में। वाल्मीकि मंदिर ये भी बागपत में है, गुफा वाले बाबा का मंदिर बागपत में है, त्रिलोक तीर्थ बागपत में है और साथ ही साथ पुरा महादेव ये भी बागपत में ही है। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा सी पार्ट, हिंडन। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ। कह रहा है कि ये स्टेटमेंट्स दिए हैं, इनको पढ़ो और सही बताओ। पूरा महादेव मंदिर हिंडन के किनारे अवस्थित एक छोटी पहाड़ी पर स्थित है। बिल्कुल ठीक है। स्थानीय परंपरा के अनुसार ऋषि जो परशुराम थे, उन्होंने यहाँ पर एक मंदिर बसाया था और इसका नाम शिवपुरी रखा था। ये भी सही है। तो ये दोनों सही हो जाएंगे। बागपत जिले का गठन सितंबर 1997 में हुआ है। ये तो ठीक है। यह मुजफ्फरनगर से अलग किया गया था। नहीं, ये गलत है। यह मेरठ से अलग किया गया था। मैंने सबसे पहले क्वेश्चन में ही आपको डिस्क्राइब किया था। तो ये मुजफ्फरनगर से नहीं, मेरठ से। तो तीसरा गलत होगा। ए और दो, एक और दो दोनों सही हैं। 9th में आ जाओ। बागपत का एक जिला एक उत्पाद क्या है? ओडीओपी। ये होम फर्निशिंग होगा। बी पार्ट, है ना? होम फर्निशिंग। और आगे बढ़ें। हाल ही में किस जनपद में स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन हुआ है? उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं। ये बागपत में हुआ है। स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन अगर पूछे तो बागपत में। अच्छा, किया किसने? यहाँ पर आओ। दरअसल अगर मैं बागपत की बात करूं, बागपत में एक जगह है बड़ौत। बड़ौत याद रखना। यहीं पर किया गया है स्किल इंडिया सेंटर। स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन। अब सवाल ये बनता है कि उद्घाटन संयुक्त रूप से हुआ है क्या? हाँ, उद्घाटन संयुक्त रूप से हुआ है। तो कौन-कौन है जिन्होंने उद्घाटन इसका किया है? एक तो हैं अश्विनी साहब, हमारे रेल मंत्री कहे जाते हैं सोशल मीडिया में, है ना? अश्विनी वैष्णव। और दूसरे कौन हैं? दूसरे हैं जयंत साहब, जयंत चौधरी। ठीक, चलिए, ये कुछ बातें हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की, तो आप याद रखो। तो हम लोगों ने बागपत के बारे में डिस्कस किया। मेरिट से संबंधित ये एमसीक्यूज हैं। वह सही विकल्प का चयन करो। मेरठ शहर खेल सामग्री के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है तथा यहाँ पर संगीत वाद्य यंत्रों का भी उत्पादन होता है। क्या ये सही है कथन? मेरठ के संबंध में कह रहा है कि कौन से कथन सही हैं। यानी मेरठ जो शहर है वो खेल सामग्री के लिए प्रसिद्ध है और न सिर्फ खेल सामग्री बल्कि यहाँ पर संगीत वाद्य यंत्र का भी उत्पादन होता है। ये तो सही है। और दूसरा कह रहा है इसे भारत का खेल शहर भी कहा जाता है, इसे मेरठ को। तो ये भी सही है। मेरठ की जो सीमा है वो गाजियाबाद से जुड़ती है, हापुड़ से जुड़ती है, अमरोहा और संभल से मिलती है। ये गलत हो जाएगा। आओ जरा जानते हैं इसके बारे में। गौर करना। सबसे पहले मैं आपको लिए चलता हूँ मेरठ मंडल के पास। ये जो मेरठ मंडल है इसमें 6 जिले हैं। याद रखना, भूलना नहीं। 6 जिले कौन-कौन से हैं? तो एक तो मेरठ स्वयं आ जाएगा, दूसरा जिला आ जाएगा बागपत। इसके अलावा तीसरा जिला कौन-सा होगा? ये होगा बुलंदशहर। बुलंदशहर। चौथा जिला कौन-सा होगा? गाजियाबाद। गाजियाबाद के अलावा 5वां जिला होगा गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर और 6th जिला होगा हापुड़। तो ये 6 जिले हैं जो मेरठ मंडल के अंतर्गत आते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हो ये जो मेरठ मंडल है, इसका नेतृत्व कौन करता होगा?
इसका नेतृत्व करते हैं मेरठ के मंडलायुक्त। मेरठ के मंडलायुक्त इसका नेतृत्व करते हैं, ठीक है? इसके अलावा और कुछ महत्वपूर्ण बातें मेरठ के संबंध में याद रखो। जैसे ये जो क्षेत्र है, ये खेल सामग्री के लिए प्रसिद्ध है। खेल सामग्री के लिए ये प्रसिद्ध है। इसके अलावा और कुछ जानने वाली बातें हैं? हाँ, बिल्कुल। दरअसल जब आप मेरठ की ऑफिशियल साइट में जाओगे, तो वहाँ पर जालंधर के बारे में कहा गया है कि जालंधर जो क्षेत्र है, ये सबसे बड़ा खेल सामान उत्पादक क्षेत्र है। इसके बाद जो दूसरा बड़ा क्षेत्र है, वो मेरठ है। मेरठ को बताया गया है कि ये दूसरा स्थान रखता है खेल के सामान के उत्पादन में। यहाँ के कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं, कुछ प्रमुख उद्योग क्षेत्र हैं, जैसे सबसे बड़ा जो उद्योग क्षेत्र है जालंधर को बताया गया है। इसके अलावा यहाँ के जो कुछ अन्य आर्थिक क्षेत्र हैं, उनमें खेल सामग्री क्षेत्र यहाँ की आर्थिक गतिविधि चलाता है। इसके अलावा यहाँ पर संगीत वाद्य यंत्र, उनका भी उत्पादन होता है। ठीक है? यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? हम आपको मेरठ मेरठ में यानी मेरठ को स्पर्श करने वाले कुछ आसपास के जिलों के बारे में बताते हैं। सबसे जो ऊपर है, वो है मुज़फ्फरनगर। मुज़फ्फरनगर, हालाँकि आप यूपी स्पेशल बैच में मैप ज़रूर भरिए जो मैंने आपको भरवाए हुए हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र में जब आप आओगे पूर्वी दिशा में, तो यहाँ पर बिजनौर स्पर्श करता है और जैसे-जैसे आप दक्षिण की तरफ बढ़ोगे, तो एक क्षेत्र है अमरोहा, ये भी स्पर्श करता है और दक्षिण में आओगे तो हापुड़ स्पर्श करता है इसे। इसके अलावा जब आप पश्चिम की तरफ बढ़ना शुरू करोगे, तो गाज़ियाबाद के अलावा और पश्चिम की तरफ जाओगे तो बागपत, ये क्षेत्र मेरठ को स्पर्श कर रहे हैं। वापस आ जाओ, तीसरा गलत हो जाएगा यानी 1 और 2 सही होगा, ठीक है? और आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर दूसरे में आ जाओ। सेकंड कह रहा है कि मेरठ के संबंध में सही विकल्प का चयन करो। मेरठ गंगा यमुना दोआब के मध्य मध्य पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक व्यस्त व्यापारी केंद्र है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। मेरठ का जो प्रारंभिक नाम है माया राष्ट्र या माया का देश था, ये भी ठीक है। महाभारत में कौरवों की राजधानी हस्तिनापुर थी, जो कि वर्तमान मेरठ जिले में है। ये भी सही है। ई पार्ट इसका सही होगा। ठीक है। मेरठ के बारे में यहाँ पर कुछ पर्यटक स्थल हैं। पर्यटन स्थल हैं कहाँ पर? मेरठ में। इन पर्यटन स्थलों के बारे में आओ जरा डिस्कस कर लें। सबसे पहले कुछ पर्यटक स्थल यहाँ पर याद रखो। यहाँ पर है शहीद स्मारक। यहाँ पर है शहीद स्मारक। इसके अलावा यहाँ पर है एक क्षेत्र है हस्तिनापुर। हस्तिनापुर का ये जैन मंदिर, ठीक, यहाँ पर है। इसके अलावा आपने एक मंदिर का नाम सुना होगा, औघर नाथ मंदिर। औघर नाथ मंदिर यहीं पर है और सेंट जॉन चर्च यहाँ पर है, ठीक। इसके अलावा यहाँ पर एक दरगाह है जिसको कहते हैं साहबीर। साहबीर नहीं बल्कि इसे साहपीर कहते हैं। साहपीर, साहब की दरगाह, साहब की दरगाह यहीं पर है, ठीक है। और ये जो साहपीर साहब हैं, इनके बारे में एक सवाल आपसे पूछा जाता है कि ये किसके गुरु थे? याद रखो, ये जहांगीर के गुरु थे। जहांगीर के गुरु थे और इसके अलावा ये जो दरगाह है, नूरजहाँ ने बनवाया था। नूरजहाँ ने इसे बनवाया था। और केवल यही पर्यटक स्थल नहीं है, मेरठ में और भी कई सारे पर्यटक स्थल हैं, जैसे यहाँ पर एक किला है, इसे कहते हैं परीक्षितगढ़ का किला, ठीक है? याद रखोगे। इसके अलावा यहाँ पर बेगम समरू किला है और इसके अलावा यहाँ पर गांधी बाग है, गांधी बाग जिसे कंपनी गार्डन के नाम से जाना जाता है, कंपनी गार्डन। इसके अलावा यहाँ पर एक पार्क है जिसे कहते हैं सूरज कुंड, सूरज कुंड पार्क। साथ ही साथ यहाँ पर शाही ईदगाह है, शाही ईदगाह, ठीक है? और चलो खैर, इसके अलावा यहाँ पर आओ, मैं इसके नामकरण के बारे में 2-3 बातें बताता हूँ। मेरठ, मेरठ के बारे में ये याद रखो, इसे मय राष्ट्र भी कहा जाता था प्राचीन काल में। इसे न सिर्फ मय राष्ट्र बल्कि इसे मैदांत था
खेड़ा भी कहा जाता था, ठीक है? या इसे मय का प्रदेश भी कहा जाता था, ठीक? और जो मेरठ का क्षेत्र है, प्रारंभिक नाम इसका मेरुपुर भी था, मेरुपुर। और ये जैन तीर्थ का एक बड़ा क्षेत्र हुआ करता था, जैन तीर्थ का। बात समझ पा रहे हो? लेकिन मेरठ के बारे में एक बात और याद रखो, एक चीनी यात्री था जिसका नाम था वेन सांग। कहते हैं कि वेन सांग ये 7वीं शताब्दी में जब भारत आया, 7वीं शताब्दी में ये भारत आया, तो ये मेरठ भी आया था और मेरठ का इसने एक नामकरण भी किया था। इसने मेरठ को एक नाम भी दिया और ये जो मेरठ को इसने नाम दिया था, इसे कहा गया माए लूचा, ठीक? तो आपसे अगर पूछे कि माए लूचा ये किसने नाम दिया है? ये वेन सांग ने मेरठ को एक नया नाम दिया था। वापस आओ जरा, इसमें तीनों सही हो जाएंगे, है ना? क्वेश्चन नंबर तीसरे में आ जाओ। थर्ड क्या कह रहा है? सही विकल्पों की पहचान करो। औगरनाथ मंदिर जो भगवान शिव को समर्पित है, क्या ये मेरठ में है? हाँ। जॉन चर्च जो मेरठ में स्थित है, इसका निर्माण कार्य 1819 से 1821 के बीच हुआ है। ये चर्च उत्तरी भारत का सबसे पुराना चर्च है। बिल्कुल ठीक है। अमरोहा, सहारनपुर, बिजनौर, गौतम बुद्ध नगर की सीमाएं मेरठ को स्पर्श करती हैं क्या? ये गलत हो जाएगा। तीसरे का एक और दो सही है। सेंट जॉन चर्च, ये जो सेंट जॉन चर्च है, इसके बारे में एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है। देखो, सेंट जॉन चर्च, गौर करना। एक बात याद रखो कि इसका जो डिजाइन है, ये डिजाइन बनाया किसने? ये सवाल आपसे पूछा जाता है। याद रखो, उन साहब का नाम है कैप्टन जॉर्ज हिचिंसन। कैप्टन जॉर्ज हिचिंसन साहब ने इसका डिजाइन तैयार किया था, ठीक? तो एक और दो सही होगा, डी पार्ट। और आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कह रहा है कि मेरठ के संबंध में एक विकल्प दिए हैं, बताओ कि इनमें से कौन से विकल्प सही हैं? गांधी बाग जिसे लोग कंपनी गार्डन कहते हैं, मेरठ छावनी बोर्ड गांधी बाग का रख रखाव करता है, बिल्कुल ठीक है। सूरजकुंड पार्क ये कहाँ पर है? मेरठ में है। परीक्षितगढ़ के किले में 1916 में शाह आलम द्वितीय के काल में चांदी के सिक्के मिले थे, ये भी सही है। तीनों सही हो जाएंगे, सी पार्ट, है ना? चौथे का सी पार्ट यानी ऑल सही है। अच्छा, यहाँ पर आओ। हाल ही की खबर है, मेरठ में एक स्पोर्ट एज लॉन्च किया गया है। स्पोर्ट एज में इसे लॉन्च किया गया है। सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पर लॉन्च हुआ है? तो मेरठ में। और किसने शुरू किया है? इसे शुरू किया है जयंत चौधरी साहब ने। क्या आप बता सकते हो जयंत चौधरी वर्तमान में कौन है? उनको कौन सा मंत्रालय दिया गया है? इसके अलावा न सिर्फ स्पोर्ट एज को लॉन्च किया गया है, इससे पहले और भी कई सारी यहाँ पर चीज़ों को शुरू किया गया था, जैसे चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में चौधरी चरण सिंह एक विश्वविद्यालय है, ठीक है? ये जो विश्वविद्यालय है चौधरी चरण सिंह, इस विश्वविद्यालय में खेल सामग्री निर्माण के लिए उत्कृष्टता केंद्र की यहाँ पर शुरुआत की गई है। खेल सामग्री निर्माण के लिए उत्कृष्टता केंद्र, इसकी शुरुआत करी गई है। इसके अलावा एक आपने केस सुना होगा, मैंने इतिहास में पढ़ा था, मेरठ षड्यंत्र, मेरठ षड्यंत्र केस। ये जो मेरठ षड्यंत्र केस है 1929 से 1933 के आसपास का ये केस है। इससे कुछ महत्वपूर्ण संबंधित व्यक्ति हैं। ये कौन-कौन से व्यक्ति हैं आपसे पूछा जाता है, जैसे एक है मुजफ्फर अहमद, ये इस केस से संबंधित हैं, इसी मेरठ षड्यंत्र केस से। इसके अलावा एस.ए. डांगे साहब, साथ ही साथ शौकत उस्मानी साहब, शौकत उस्मानी, ये भी मेरठ षड्यंत्र केस से संबंधित हैं। इसके अलावा फिलिप स्प्रैट और बेंजामिन ब्रैडली, ये सारे के सारे लोग मेरठ षड्यंत्र केस से संबंधित हैं। वापस आओ जरा। तो ये कुछ बातें हैं मेरठ से, आप याद रखो। फोर्थ का हो जाएगा सी पार्ट। नेक्स्ट देखो, मैं आपको लिए चलता हूँ फिफ्थ में। पांचवें को ध्यान से देखो। कह रहा है कि शाह पीर साहब की दरगाह,
के विषय में ये कथन दिए गए हैं, इनको पढ़ो और बताइए कि सही कथन कौन से हैं। यह एक मुगल मकबरा है, जो शाह पीर साहब की दरगाह के नाम से मशहूर है। इसे मुगल महारानी नूरजहाँ के द्वारा बनवाया गया था, ये तो सही है। यह हजरत शाह पीर के सम्मान में बनवाया गया था। स्थानीय जागीरदार थे राजा जी। इन्होंने 1829 में मकबरे के लिए शाहपीर द्वार का भी निर्माण करवाया था। ये भी सही है। शाहपीर मुगल सम्राट अकबर के गुरु थे, ये गलत हो जाएगा। ये जहांगीर के गुरु थे। ठीक है। तीसरा गलत होगा, एक और दो, यानी ई पार्ट इसका सही हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो? आगे बढ़ो जरा, सिक्स्थ में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6। वह मेरठ की शाही ईदगाह का निर्माण किसने कराया था? ये कराया था नसीरुद्दीन महमूद ने। याद रखो, ये बंदा इल्तुतमिश का पुत्र था। 6 का हो जाएगा ए पार्ट। 7वें में आओ जरा। सही कथनों की पहचान करो। मेरठ के दिगंबर जैन मंदिर के प्रांगण में 7 भव्य शिखरों वाले 7 वेदी हैं। भव्य शिखरों वाले 7 वेदी हैं। ठीक है। इसकी पहली वेदी को तीखल वाले बाबा की वेदी कहा जाता है, ये भी सही है। परीक्षित गढ़ किले का निर्माण अर्जुन के पोते परीक्षित ने करवाया था और 18वीं शताब्दी में गुर्जर राजा नैन सिंह ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था, ये भी ठीक है। तो यहाँ तीनों सही होंगे, 1, 2 और 3, यानी बी पार्ट 7th का, है ना? 7th का बी पार्ट। अच्छा, यहाँ पर और भी बहुत कुछ है, आपके एग्जाम में पूछने लायक सवाल बन सकते हैं। जैसे एक सिंपल सवाल कि मुझे बताओ परीक्षित गढ़, ये जो परीक्षित गढ़ किला है, ये कहाँ है? अपने यूपी के मेरठ में। इसके अलावा ये जो एक शब्द मैं लिख रहा हूँ गंधर, ये क्या है? ये वास्तव में एक तालाब हुआ करता था और ये कहते हैं कि उस समय ये जो तालाब है ना, ये गांधारी का स्नान स्थल हुआ करता था, नहाने का स्थान, गंधर। इसके अलावा आपने एक मंदिर का नाम सुना होगा, गोपेश्वर मंदिर। ये जो गोपेश्वर मंदिर है, ये कहाँ पर है? ये यहीं पर है। इसके अलावा एक आश्रम है, नाम है महाराज श्रृंगी ऋषि का आश्रम। श्रृंगी ऋषि का आश्रम, ये कहाँ पर है? यहीं पर है, मेरठ में। ठीक है। नवलदेह कूप यहीं पर है। इसके अलावा हस्तिनापुर, हस्तिनापुर, ये सारी के सारे पर्यटक स्थल हैं, आप याद रखो इनको, ये पूछे जा सकते हैं आपसे। तो सही उत्तर हो जाएगा बी पार्ट। 7वां हो गया। अब आ जाओ 8वें में। 8वां क्या कह रहा है? नौचंडी मेले की शुरुआत कब हुई? 1672, 1672 में। और ये जो मेला है, ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। हिंदू और मुस्लिम एकता तो प्रतीक के रूप में ये होता है और अप्रैल माह में ये लगाया जाता है। ए पार्ट सही हो जाएगा। सरकारी स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ की स्थापना कब हुई थी? मेरठ की स्थापना के बारे में याद रखो। यहाँ पर आओ जरा। मेरठ स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय, गौर करना। मेरठ स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय, ये जो मेरठ स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय है, इसका निर्णय, यानी ये संग्रहालय बनेगा, इसका निर्णय कब लिया गया? 1995, 1996 में इसका निर्णय लिया गया था। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना होती थी 1997 में। और एक बात मैं मेरठ से संबंधित और बता दूं, मेरठ से ही संबंधित नहीं बल्कि ये पूरे उत्तर प्रदेश से संबंधित है। वर्ष 2022 एक आया था। 2022 में यूपी में रेडियो संस्कृति विभाग के द्वारा शुरू किया गया था और इसका नाम है जय घोष। आपसे पूछा जाए जय घोष क्या है? ये यूपी में रेडियो चैनल की शुरुआत करी गई थी और इसके द्वारा संस्कृति विभाग के द्वारा, संस्कृति विभाग के द्वारा, याद रखो 2022 में इसका उद्घाटन हुआ था। वापस आओ जरा अपने सवाल में। 9th का सही उत्तर हो जाएगा 1997। अब आ जाओ 10th में। 10वां क्या कह रहा है? इसमें कहा गया है गुरु गोविंद सिंह जी के 5 शिष्यों में से जो पंच प्यारे थे, उनमें एक थे धर्म सिंह जी। इनकी जन्मस्थली मेरठ में ही है, याद रखो। तो ये जो मेरठ में इनकी जन्मस्थली है, इसके बारे में सवाल पूछा जा सकता है, कहाँ? हस्तिनापुर। ठीक, याद रखो। अच्छा, क्षेत्र अगर आपसे पूछे तो बताओगे सैफपुर, ये धर्म सिंह जी की जन्मस्थली रही है। तो ये मेरठ से संबंधित कुछ एमसीक्यूज हैं, याद रखो। क्वेश्चन नंबर 1 से देखो। पहला नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से सही कथन की पहचान करो। ये 3 स्टेटमेंट्स आपको दिए हैं
गाजियाबाद से संबंधित, और इनमें से सही स्टेटमेंट की पहचान करनी है। सबसे पहला पढ़ो, कह रहा है 14 नवंबर 1976 से पहले गाजियाबाद जिला मेरठ की तहसील हुआ करती थी। क्या ये सही है? हाँ, बिल्कुल ठीक है। गाजियाबाद की सीमा दिल्ली से सटी है, और इसीलिए ये उत्तर प्रदेश में मुख्य प्रवेश द्वार के रूप में गेटवे ऑफ यूपी कहलाता है। ये भी सही है। फिर तीसरे स्टेटमेंट में कह रहा है कि भारत के दूसरे जो प्रधानमंत्री थे, जिनका नाम है लाल बहादुर शास्त्री, इनके जन्मदिन के अवसर पर गाजियाबाद को जिले के रूप में घोषित किया गया था। ये गलत है। 14 नवंबर को घोषित किया गया था। तो ये लाल बहादुर शास्त्री जी के नहीं, बल्कि नेहरू साहब, जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस के अवसर पर घोषित किया गया था। तो 1 और 2 सी पार्ट केवल सही होगा। अब यहाँ पर आओ, मैं 2-3 बातें आपसे डिस्कस कर लूँ। लिए चलता हूँ 14 नवंबर 1976 में आपको। 14 नवंबर 1976 से पहले, यानी इस तारीख से पहले, ये जो क्षेत्र है जिसे कहते हैं गाजियाबाद, गाजियाबाद, ये मेरठ की तहसील हुआ करती थी। मेरठ की ये हुआ करती थी तहसील। गौर करना। और इस समय हमारे जो सीएम थे, यानी उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे, तो उत्तराखंड एक ही था, और यहाँ के सीएम थे एनडी तिवारी साहब। गौर करना। एनडी तिवारी साहब ने नेहरू जी के सम्मान में, ये नेहरू कौन है? भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। तो नेहरू जी के सम्मान में गाजियाबाद बनाया था। गाजियाबाद बनाया। ठीक है, इसको अलग डिस्ट्रिक्ट के रूप में सामने लाए थे। अच्छा, ये जो पूरा क्षेत्र है गाजियाबाद को, चूंकि ये दिल्ली से सटा हुआ है, इसलिए इसे गेटवे ऑफ यूपी यानी उत्तर प्रदेश भी कहा जाता है। इसी के निकट जीटी रोड है, याद रखो। यहीं पर हिंडन नदी है, हिंडन नदी है, और याद रखो ये दिल्ली से सटा हुआ है, दिल्ली से सटा है। ठीक है। क्या बता सकते हो, ये जो क्षेत्र है गाजियाबाद, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना आधुनिक भारत की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम प्राचीन भारत की बात कर रहे हैं। 1740, 1740 में इस स्थल की स्थापना हुई थी, स्थान की। और चलो यहाँ से बताते हैं हम आपको। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ गाजियाबाद की। गाजियाबाद क्षेत्र को इस्टेब्लिश किसने किया था? इस स्थान की स्थापना, ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, याद रखना। 1740 में, 1740 में इस स्थल की स्थापना हुई थी। और शख्स कौन था? शख्स था, ये वजीर हुआ करता था उस समय। वजीर था, इसका नाम था गाजी उद्दीन, गाजी उद्दीन। ठीक, और इसी के नाम पर गाजियाबाद का नाम पड़ा था, जिसको कहते थे उस समय गाजी उद्दीन नगर। याद रखो, उस समय इसे गाजी उद्दीन नगर के नाम से जाना जाता था। ठीक। और ये जो पूरा क्षेत्र है गाजियाबाद, ये किस मंडल में आता है पता है आपको? ये मंडल है मेरठ। ये मेरठ मंडल में पड़ता है। मैं एक तारीख में आपको लिए चलता हूँ। कुछ ईयर्स हैं, इन ईयर्स को याद रखना, गाजियाबाद से संबंधित है और महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जिस प्रकार से यूपी ट्रिपल एससी आजकल क्वेश्चन बना रहा है, संभावना है कि पूछे जाएं। यहाँ पर आओ, गाजियाबाद। गाजियाबाद में 2 ईयर्स याद रखो। एक तो 30 सितंबर 1989, 1989, और एक वर्ष याद रखो गाजियाबाद में 1997, 1997। अब ये 1989 में क्या होता है? मोदी नगर को तहसील का दर्जा दिया गया था, याद रखो। इसी समय जो मोदी नगर का क्षेत्र है, इसे तहसील का दर्जा दिया गया। और 1997 में क्या हुआ? 1997 में हुआ ये कि नोएडा को गौतम बुद्ध नगर में शामिल किया गया था। नोएडा को गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर में इसे शामिल किया गया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? चलो गाजियाबाद के बारे में 2-3 जानकारियां और बताता हूँ। गाजियाबाद, गाजियाबाद के संबंध में 2-3 जानकारियां ये हैं कि मुझे बताओ, यहाँ की तहसीलें याद रखो। 3 तहसीलों के नाम आप याद रखोगे, और यहाँ के खंड याद रखो।
4 खंडों के नाम आप याद रखोगे। ये जो 3 तहसीलें हैं, इनमें एक तो हो गई गाजियाबाद, एक तहसील का नाम है मोदीनगर और तीसरी तहसील का नाम याद रखना लोनी। अब आ जाओ विकास खंड में, 4 विकास खंड के नाम याद रखो, राजपुर, मुरादनगर, मुरादनगर और तीसरा है भोजपुर, भोजपुर के अलावा लोनी। बस इतनी बातें याद रखो आप। वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में। सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2 सही है। यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री नहीं बल्कि नेहरू साहब होना चाहिए। मैं आपको लिए चलता हूँ क्वेश्चन नंबर दूसरे में। कह रहा है 14 नवंबर 1976 को भारत के पहले जो प्रधानमंत्री थे पंडित नेहरू की जयंती के अवसर पर गाजियाबाद को जिला के रूप में घोषित किया गया था। उस समय उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कौन थे? एनटी तिवारी साहब। तिवारी साहब। ठीक है। नारायण दत्त तिवारी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरे का ए पार्ट सही हो जाएगा। मैं आपको लिए चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 में। इसको ध्यान से पढ़ो। कह रहा है कि 1740 ईस्वी में गाजियाबाद जगह की स्थापना जगह की स्थापना की और इसे गाजीउद्दीन नगर किसने कहा था? फिर से समझो, किसने गाजियाबाद जगह की स्थापना की थी और इसे गाजीउद्दीन नगर किसने कहा था? ये वजीर है गाजीउद्दीन। यही सही होगा, ए पार्ट। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आओ। मैं 2-3 सवाल आपसे पूछता हूँ या 2-3 फैक्ट आपको बताता हूँ। ये जो गाजियाबाद है ना, गाजियाबाद, गाजियाबाद के संदर्भ में 2-3 बातें याद रखो। सबसे पहली बात, मोहन नगर। इसके अलावा केसी टीला इसी के आसपास क्षेत्र में है और हिंडन नदी इसी क्षेत्र के आसपास है। यानी कि ये जो मोहन नगर है, चाहे केसी टीला हो या हिंडन नदी हो, ये सारे के सारे तथ्य हमें बताते हैं कि 2500 बीसी की सभ्यता के प्रमाण यहाँ से मिलते हैं। अर्थात ये जो गाजियाबाद का क्षेत्र है, ये ऐतिहासिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। यही नहीं, यहाँ पर सम्राट एक हुआ करते थे गुप्त काल के, जिनका नाम था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त, इनसे संबंधित भी यहाँ पर कुछ साक्ष्य मिले हैं, कुछ किलों के ध्वंस मिले हैं। इसके अलावा एक वर्ष है 1313। ये वर्ष क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि कहते हैं 1313 में एक सुल्तान हुआ करता था जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। उसके काल में यहाँ पर युद्ध हुआ था। याद रखो, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में यहाँ पर कई सारे युद्ध हुए थे और यहीं पर एक किला हुआ करता था जिसे कहते हैं लोनी का किला। लोनी का किला यहाँ पर था और इसके आसपास एक व्यक्ति ने आक्रमण भी किया था यहाँ पर, तैमूर ने। तो यहाँ पर तैमूर ने आक्रमण भी किया था। ठीक है? साथ ही साथ यहाँ से एक बात और याद रखो, ये जो पूरा क्षेत्र है गाजियाबाद का, इस क्षेत्र में ऐतिहासिक रूप से कहा जाता है कि यहाँ पर 7 युद्ध लड़े गए थे। 7 युद्ध लड़े गए थे। अब ये युद्ध कौन-कौन से हैं, आओ जरा इनके बारे में डिस्कस कर लें। जैसे एक तो कोट युद्ध है, कोट युद्ध जो कि लोनी में लड़ा गया। इसके अलावा यहाँ पर और भी कई सारे युद्ध थे, जैसे तैमूर, ये भारतीय योद्धाओं से लड़ा था। गौर करना, तैमूर का युद्ध किससे हुआ था? ये हुआ था योद्धाओं से भारतीय योद्धाओं से इसका युद्ध हुआ। और ये जो युद्ध है, लाजपुर युद्ध इसे कहा जाता है। साथ ही साथ मराठा और इस क्षेत्र में मुगलों के मध्य भी युद्ध हुआ था। मराठा और मुगल के अलावा एक शख्स था जिसका नाम था सूरजमल। सूरजमल और नजीब के मध्य युद्ध हुआ था। ठीक है। और ये जो युद्ध हुआ था, ये हिंडन के किनारे हुआ था, हिंडन नदी के। साथ ही साथ 1803 एक वर्ष महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक अंग्रेज उस समय हुआ करता था जिसका नाम था जनरल लेक। जनरल लेक और शाही मराठा सेना के मध्य युद्ध हुआ था। ठीक है, इसी क्षेत्र में हुआ था। इसके अलावा मई 1857 में, यानी 1857 की क्रांति हुई थी और ये इसी क्षेत्र में आज़ादी का पहला युद्ध भी लड़ा गया था। ठीक, तो ये कुछ घटनाएं हुई थी, युद्ध हुए थे इस क्षेत्र के अंतर्गत। तो वापस आओ जरा, तीसरे का सही उत्तर हो जाएगा ए पार्ट। चौथे नंबर में देखो,
फोर्थ क्या कह रहा है? कह रहा है कि सही विकल्प की पहचान करो। गाजियाबाद जिले की पूर्वी सीमा पर गांव स्थित है जो सम्राट समुद्रगुप्त से संबंध रखता है। बिल्कुल ठीक है। इन्होंने किले एवं कोट वंश के राजकुमारों को नष्ट कर दिया था और उसके बाद यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ करवाया था। ये भी सही है। फिर क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है तीसरा नंबर, 1313 में मोहम्मद बिन तुगलक के काल में यहाँ पर एक युद्ध हुआ था और उसी समय तैमूर का हमला भी हुआ था। सारे सही हैं, अर्थात सी पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको स्टेटमेंट्स अभी सारे बता चुका हूँ। पांचवा क्या कह रहा है? जिला गाजियाबाद के संबंध में घटी ऐतिहासिक घटनाओं पर विचार करो और सही कथन की पहचान करो। चौथी शताब्दी में कोट युद्ध लोनी में और तैमूर और भारतीय योद्धाओं के मध्य लाजपुर में लड़ा गया था। ठीक है, ये सही है। फिर दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? मराठा मुगल युद्ध भरतपुर के शासक सूरजमल और नजीब के मध्य हिंडन नदी के तट पर लड़ा गया था। ये भी ठीक है। 1803 में सर जनरल लेक और शाही मराठा सेना के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। ये तीनों सही है। सी पार्ट इसमें सही हो जाएगा, है ना? सिक्स में क्या कह रहा है? छह में कह रहा है कि गाजियाबाद में स्थित है एक दूधेश्वर मंदिर। ये किस भगवान को समर्पित है? ये पूरी तरह से भगवान शंकर को समर्पित है। ठीक है, भगवान शिव को। फिर सातवां कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प की पहचान करो। महामाया मंदिर गाजियाबाद जिले में है। बिल्कुल ठीक है। गांव सॉरी, यहाँ पर सीकरी गांव में देवी माता मंदिर काफी प्रसिद्ध है। ये भी सही है। स्वर्ण जयंती पार्क ये गाजियाबाद में है। बिल्कुल ठीक है। क्षेत्र दासना में 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों ने देशभक्तों को फांसी देने के लिए यहाँ पर एक फांसी घर बनवाया था। ये भी ठीक है। एक दो तीन यानी उपर्युक्त सारे सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8वें में आ जाओ। एट क्या कह रहा है? कह रहा है गाजियाबाद के संबंध में ये कथन दिए हैं और इनमें से सही कथन की पहचान करो। जिला गजेटियर के अनुसार दासना का निर्माण मोहम्मद गजनी के शासनकाल में बसे राजपूत राजा सालारसी ने करवाया था। ठीक है। 1760 में अहमद शाह अब्दाली ने इस गांव पर आक्रमण किया और किले को ध्वस्त कर दिया था। ये भी सही है। वर्तमान मोदी नगर की स्थापना 1933 में एक उद्योगपति हुआ करते थे गुजारमल मोदी, इन्होंने किया था। ये तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 8वें का सही हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ठीक, यानी कि डी पार्ट। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? अच्छा, इसके अलावा एक दो तथ्य और याद रखो। एक क्षेत्र है मालागढ़। मालागढ़ मालागढ़ का एक शख्स याद रखना। इसका नाम है वलीदाद खान। गाजियाबाद के आसपास के क्षेत्र का है और इसने 1857 की क्रांति में नेतृत्व किया था। युद्ध में नेतृत्व किया था। तो इसका नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, मालागढ़ का कौन था? यहाँ पर कुछ प्रसिद्ध स्थान है। कुछ प्रसिद्ध स्थान है जैसे डासना, जैसे मुराद नगर, है ना? जैसे जलालाबाद। तो मराठा जनरल एक महादजिन की बेटी, उनका नाम था बालाबाई। उनकी ये जागीर हुआ करती थी। तो इसको याद रखना। ये मराठा एक जनरल हुआ करता था, महादजिन। महादजिन की बेटी थी। नाम क्या था? बालाबाई। बालाबाई की ये एक जागीर हुआ करती थी। ठीक है, तो वापस आओ जरा। जस्ट वेट, मैं मेरठ के बारे में एक बात और आपको बताता हूँ, सॉरी गाजियाबाद के बारे में एक बात और आपको बताता हूँ। गाजियाबाद, गाजियाबाद से सटा हुआ कौन है? एक तरफ इधर आपको दिल्ली मिलेगा, है ना? और ऊपर की तरफ मेरठ, इसके अलावा बागपत इसको स्पर्श करता है। साथ ही साथ इसे हापुड़ और गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर भी स्पर्श करता है। गाजियाबाद चूंकि दिल्ली से सटा हुआ है और इसी वजह से इसे छोटी दिल्ली भी कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर कई सारे इंडस्ट्रीज हैं, तो यहाँ पर इंडस्ट्रीज होने की वजह से इसे उद्योग नगरी भी कहा जाता है। उद्योग नगरी। तो सही उत्तर हो जाएगा डी पार्ट। नाइन्थ में आ जाओ। 9 और 10 क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प की पहचान करो। लोनी क्षेत्र मथुरा के राजा लवणासुर के शिकार स्थान हुआ करता था। ठीक है। राजा शुभकर्ण का किला यहाँ पर था और इस किले को 1789 में मोहम्मद शाह ने ध्वस्त कर दिया था। ये भी सही है। गाजियाबाद सिटी फॉरेस्ट यमुना नदी के किनारे, ये गलत है। ये हिंडन के किनारे है ना? तो एक और दो सही होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 10वें में आ जाओ। 10 क्या कह रहा है?
मोहन नगर मंदिर ये किस जिले में है? ये गाजियाबाद में है। तो ये गाजियाबाद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, अब इसी के आगे हम लोग नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले 2-3 जानकारियाँ मैं आपको दिए देता हूँ। अगर आप लेखपाल बैच की तैयारी कर रहे हैं, तो इसका बैच आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। बैच चल रहा है, साइंस एंड टेक की क्लासेस चल रही हैं। आप चाहें तो इस बैच से जुड़ सकते हो। इसके अलावा अन्य कई सारे बैच हैं, जैसे हिस्ट्री स्पेशल, पॉलिटी स्पेशल, ज्योग्राफी स्पेशल, यूपी स्पेशल, कंप्यूटर स्पेशल, जो कि यूपी ट्रिपल एससी या पीसीएस की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सारे के सारे बैचेस आपको इस एप्लीकेशन में मिल जाएंगे, तो आप चाहें तो इस इन बैचेस से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा इनकी पीडीएफ भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि आप इनको प्रिंट डाउनलोड करके इनका प्रिंट निकलवा सकें। ठीक है, धन्यवाद।